आप प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहाँ हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमय यात्रा के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 461। मास्टर शौर्य राठौर कौन है? रास्ता छोड़ो। आदित्य कुलकर्णी ने सुनने की कोशिश नहीं की। वो बस इस कपल को डील करना चाहता था। उसे साफ नहीं सुना, लेकिन आसपास के हर किसी ने साफ सुना। पहले कई लोग इस शख्स की ओरिजिन को लेकर क्यूरियस थे कि वो मास्टर नहीं है, फिर भी मास्टर की पोजीशन की ओर क्यों जा रहा है। अब आखिरकार उन्हें वजह समझ आई। ये एक ताकतवर मास्टर है। शौर्य राठौर के दो शब्द जोड़ दो तो किसी के लिए भी इसे समझना मुश्किल हो जाता है। जो चमचे एक्शन लेने वाले थे, उन्होंने तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की। मजाक कर रहे हो? वो एक ताकतवर मास्टर है। अगर हम उसके पास गए तो बस मुसीबत मोल लेंगे। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुरंत उन्हें पकड़ो। आदित्य कुलकर्णी उछला और सबसे पास के चमचे को लात मारी। मास्टर आदित्य, वो शख्स एक ताकतवर मास्टर है, चमचे ने कांपते हुए कहा। महागुरु। आदित्य गुस्से में पागल हो गया, लेकिन उसमें अभी भी कुछ समझ बाकी थी। सामने वाले को देखकर, जो उससे ज्यादा अलग नहीं लगता था, वो वाकई एक जेन्युइन मास्टर था और वो बहुत नाखुश था। मास्टर शौर्य, गुस्सा मत करो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त एक मिडिल एज्ड आदमी महागुरु एरिया में आया। छोटे आदित्य, तुम मास्टर शौर्य से माफी क्यों नहीं मांगते? जो मिडिल एज्ड आदमी आया वो डिप्टी अलायंस लीडर गौड़ा का करीबी था। जब शौर्य ने आदित्य कुलकर्णी को लात मारकर उड़ाया, वो तुरंत सिचुएशन डील करने दौड़ा। डर था कि आदित्य ने शौर्य राठौर को नाराज कर दिया, उस लड़के को जो लगातार 7 कलारी जिम्स तोड़ चुका है। आदित्य कुलकर्णी को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके पापा का करीबी यहाँ क्यों आया, तो उसने गुस्सा दबाया और बोला, सॉरी, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। शौर्य ने शांति से कहा, इस बार अलायंस लीडर गौड़ा को इज्जत दे रहा हूं। अगर तुमने अगली बार फिर हंगामा करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें तबाह करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर यकीन नहीं तो ट्राई करके देखो, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। आदित्य कुलकर्णी सिर्फ दूसरी तरफ को जाते देख सकता था और कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। बेहतर है तुम इस आदमी को नाराज न करो, मिडिल एज्ड आदमी ने फुसफुसा कर कहा, और बदला लेने की कोशिश मत करना। वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। तुम्हारे पापा भी उसे नाराज नहीं करना चाहेंगे। ये शौर्य राठौर कोई आम मास्टर नहीं है, उसे देसिद्ध गुरु माना जाता है। कम से कम उसके पास हाई लेवल महागुरु की ताकत है। मैं समझ गया, आदित्य कुलकर्णी ने कड़वाहट से कहा। रास्ता दिखाने वाले योद्धा ने चुपके से राहत की सांस ली। शुक्र है, कुछ हुआ नहीं। बस इतना कि महागुरु शौर्य राठौर का टेम्पर खराब है। उसने डिप्टी लीडर गौड़ा के बेटे को एक लात से उड़ा दिया। वाकई बेरहम है। महागुरु एरिया में काफी लोग बैठे थे, सब ताकतवर मास्टर्स थे। इसके अलावा कुछ जवान जनरेशन के लोग भी थे जो साथ लाए गए थे। लेकिन इस पल उन्होंने शौर्य को काफी ठंडी नजरों से देखा। ये लड़का राजधानी में ज्यादा समय से नहीं है, लेकिन उसने 10 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों को, जिसमें महागुरु राठौर खानदान शामिल है, लगभग सबको नाराज कर दिया। अब उसने डिप्टी अलायंस लीडर गौड़ा के बेटे पर भी हमला किया। वाकई हिम्मत वाला है। उनका ऐसा महागुरु से दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही यादव खानदान, राठौर खानदान वगैरह ने ज्यादा एक्शन नहीं लिया, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, लेकिन हर कोई एक चीज जानता है, मास्टर शौर्य राठौर का कोई फ्यूचर नहीं है। महागुरु संघ से रिसोर्सेज हासिल करने की बात वो तो सोचने की भी नहीं। जब एक महागुरु इस लेवल तक पहुंचता है, उसे ढेर सारे रिसोर्सेज, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी ताकत में सुधार हो सके। अगर वो संतुष्ट रहा तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। शकल से बाहर किए गए मास्टर का फ्यूचर ज़रूर अच्छा नहीं होगा। हबी, मुझे सॉरी, मैं यहाँ आते ही तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अनन्या नायर शौर्य के पास बैठी और फुसफुसाए। मौजूदा सिचुएशन में अनन्या दीदी एक औरत के तौर पर सबसे सेंसिटिव थी और वो सिचुएशन को साफ देख सकती थी। शौर्य ने अनन्या का हाथ लिया, जो मुलायम और नाजुक था, और उससे खेलने लगा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी राजधानी में दुश्मन हूँ। मुझे लगता है कई लोग तुम्हारे हबी को मारना चाहते हैं। अफसोस, उनके पास वो हिम्मत नहीं। हा। आसपास के मास्टर्स ने ये सुनकर सिर हिलाया। पागल, बहुत अकड़ू। कोई मास्टर इतना अकड़ू नहीं रहा।
वे मन ही मन ठंडी हंसी हंसे। शौर्य को आसपास के मास्टर्स पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि वे ऊपर न आए। ये मास्टर्स बड़े अनाज उत्पादक थे और उनकी प्रेस्टीज बनाने में अभी भी उनकी ज़रूरत थी। अनन्या दीदी और सिद्धांत झा पहले तो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन अब शौर्य के साथ होने से उन्हें सुकून था और वे रास्ते में देखी सुनी बातों पर चहक रही थीं। हनी, उस आदमी में इतनी तीखी किलिंग इंटेंट थी, बहुत डरावना। अचानक सिद्धांत झा शौर्य की ओर झुकी, दयनीय एक्सप्रेशन के साथ उसकी आंखें लगातार एक जगह की ओर देख रही थीं। ठीक है, शौर्य ने सिद्धांत के कंधे पर थपथपाया और उसमें सच्ची ऊर्जा की एक धारा भेजी। यादव खानदान के मास्टर, अगर तुमने फिर से मेरी औरत को उस तरह की नज़र से बुली करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। शौर्य पलटा और दूसरी तरफ चिल्लाया। वहां देखने वाला यादव खानदान का मास्टर था। पिछला खानदान हेड चेतन यादव भी वहां था। शौर्य ने जोर से चिल्लाया और मौजूद मास्टर्स के चेहरे बदल गए। यादव खानदान के लोगों के चेहरे बदल गए। ये शौर्य राठौर बहुत अकड़ू था। उसने यादव खानदान को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने उनकी ओर चिल्लाने की हिम्मत की। उसे सचमुच लगता था कि वो बहुत बड़ा है। चेतन यादव का चेहरा भी खराब लग रहा था। अब तुम्हें पता चला ये लड़का कितना अकड़ू है। चेतन यादव ने पिछले बार वापस जाने के बाद से इस हरामी शौर्य राठौर को याद रखा था। उसने उसके बेटे को खुदकुशी करने को कहा था। क्या मजाक है, पूरे राजधानी में किसी ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। जो भी ऐसा कहने की हिम्मत करता है उसे यादव खानदान के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं उस महागुरु को, जिसके बाल भी पूरी तरह नहीं उगे, दिखाऊंगा कि हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। यादव खानदान के महागुरु ने ठंडी हंसी हंसी। अंकल थरी, इस लड़के को देह सिद्ध गुरु कहा जाता है और उसने राठौर खानदान के मास्टर हिमेश राठौर को भी हराया। तुम्हें सावधान रहना होगा, चेतन यादव ने याद दिलाया। हिमेश राठौर इसलिए हारा क्योंकि उसे नहीं पता था और वो गार्ड ऑफ हो गया। अब सबको पता है और शौर्य राठौर अब कोई थ्रेट नहीं है। नवीन यादव ने ठंडी हंसी हंसी। नवीन यादव, यादव खानदान के 3 मास्टर्स में से एक। मास्टर शौर्य, तुमने जो कहा वो गलत है। मैं एक मास्टर तुम्हारी औरत को कैसे बुली कर सकता हूँ? कुछ लोग तो जगह तोड़ने गए थे। तुम्हारे मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ। नवीन यादव भी बात करने में माहिर था और उसने सीधे पॉइंट पर बात की। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी। मैं अभी भी वही बात कहता हूँ, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें डील करूंगा, चाहे तुम मास्टर हो या नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नवीन यादव ने इस लड़के की अकड़ देखी। ये लड़का पूरी तरह बेवकूफ़ है। दूर खड़े योद्धाओं के लिए उन्हें हमेशा लगता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। बिना बैकग्राउंड वाला मास्टर वाकई यादव खानदान को उकसाने की हिम्मत कर रहा था। उसे सचमुच नहीं पता था कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। कोई भी शौर्य राठौर के मास्टर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। राजधानी के 10 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में हर एक सैकड़ों सालों से खड़ा है। उनके पास अपनी ढेर सारी फाउंडेशन है। फिर महागुरु संघ की तो बात ही छोड़ दो, जो महागुरुओं को दबाने वाला एक स्पेशल वजूद है। इसलिए जो भी मास्टर बम फोड़ने की हिम्मत करता है उसे बेरहमी से दबाया जाएगा। महागुरु के लिए भी यही लागू होता है। परम गुरु, आप आ गए। जोरदार आवाज के साथ परमगुरु अश्विन सिंह गुप्ता आया और हर किसी ने एक पल के लिए दिशा बदली। अध्याय 462। परमगुरु अश्विन सिंह गुप्ता, भारत का युद्ध देवता। इस बात से मूर्ख मत बनो कि इंटरनेशनल सिचुएशन शांत और पीसफुल लगती है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में कोई परमगुरु ना होता तो अनगिनत सुपर पावर वाले लोग भारत में घुस आते। कह सकते हैं कि भारत में परमगुरु अश्विन सिंह गुप्ता की स्टेटस बहुत सम्मानजनक है। यहाँ तक कि चेयरमैन को भी पॉलिटिकली पेश आना पड़ता है। बिना परमगुरु के चार्ज में एक सुपरनेचुरल बीइंग की सिंगल डिकैपिटेशन अटैक भारत की वाइटैलिटी को सीरियस डैमेज कर सकती थी। अश्विन में एक शांत आभा है, जैसे एक आम इंसान दयालु मुस्कान के साथ। जो भी उसे पहली बार देखता है उसका इंप्रेशन अच्छा होता है और सोचता है कि वो एक अच्छा इंसान है। परमगुरु अश्विन महागुरु एरिया में आया और टॉप पोजीशन पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने शौर्य की दिशा में एक नज़र डाली। शौर्य तलवार और गोल्डन हॉर्स के साथ बैठा था। दूसरी तरफ की नज़र के बाद उसने हल्के से मुस्कुराया। चाहे कुछ भी हो, इस परमगुरु ने भारत की रक्षा की तो शौर्य को उसे कुछ इज्जत देनी थी। पहले शौर्य को सिचुएशन का नहीं पता था। अब जब उन्हें पता है तो स्वाभाविक रूप से परमगुरु को इज्जत देनी होगी। बिना परमगुरु के चार्ज में पश्चिमी सुपरनेचुरल बीइंग्स कब का इन्वेड कर चुके होते, जैसे न्यूक्लियर हथियार सबके पास है तो कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर न्यूक्लियर हथियार न हो तो हर किसी के दिमाग में कुछ ख्याल जरूर आते। परमगुरु के आने के बाद इस साल की मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई। क्या वो परमगुरु है? मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। वो तो बहुत आम लगता है, अनन्या नायर ने कहा। मुझे भी लगता है वो बहुत आम है, मेरे ख्यालों के परमगुरु से अलग। सिद्धांत झा ने भी कहा। दोनों लड़कियों के चेहरों पर निराशा थी।
शौर्य हंसा, तुम लोग नहीं समझती। एक परम गुरु एक खास लेवल तक पहुंच चुका होता है। भले वो आम इंसान लगे, वो वाकई अपनी आभा को कंट्रोल करता है। एक बार फट गया तो मौजूद 2/3 लोग इसे झेल नहीं पाएंगे। अभी भी लगता है वो आम है। अनन्या दीदी और सिद्धांत झा ने जीभ निकाली। मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस का होस्ट डिप्टी लीडर गौड़ा है। 60 के आसपास दिखने वाले मिडिल एज्ड आदमी ने पहले स्पीच दी, जो कुछ और नहीं, बस पूरे भारत से आए मास्टर्स का मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का वेलकम था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में कुछ टैलेंटेड शिष्यों को चुनकर महागुरु संघ में शामिल किया जाएगा। वो जवान शिष्य सब खुशी से हंस रहे थे। ये एक मौका है, महागुरु संघ, अगर तुम इसमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। थोड़ी ट्रेनिंग के साथ काला शक्ति योद्धा बनना मुश्किल नहीं और महागुरु बनना भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अब मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के ओपन होने की घोषणा करता हूँ। डिप्टी अलायंस लीडर गौड़ा ने अनाउंस किया। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट भी शुरू हो गया। शौर्य को लगा कि ये बहुत एक्साइटिंग मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आखिर में इतनी एक्साइटिंग नहीं थी। शुरुआत में बस आम शिष्य एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस 2 पार्ट्स में बंटी है। पहला पार्ट है पूरे देश से आए मार्शल आर्ट्स जीनियस का एक्सचेंज। अच्छे लफ्ज़ों में कहें तो ये जवान जनरेशन का परफॉर्मेंस दिखाने का मौका है। अगर तुम्हें परम गुरु या टॉप 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों या यहाँ तक कि महागुरु संघ में ज्वाइन करने का मौका मिल जाए तो चाहे जो हो, ये जीत है। इसलिए मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में एक्सचेंज बहुत आम लगते थे। बेसिकली बस टॉपिक को छूकर निकल जाते थे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर की कंपटीशन, जिसका हर कोई सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है। हर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड लीडर की फाइट में कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं। आखिर ये कोई छोटी बात नहीं। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर सुनने में ताकतवर और डोमिनेटिंग लगता है और उसके पास बहुत पावर भी होती है। वो योद्धाओं को मोबिलाइज कर सकता है और यहाँ तक कि महागुरु संघ की कुछ फोर्सेस को भी। ये टेम्पटेशन विशाल है। शौर्य को आम शिष्यों के एक्सचेंज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पहले स्टेज पर आए शिष्यों ने प्रकाश शक्ति और फिर काला शक्ति का इस्तेमाल किया। उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। शौर्य की नज़रों में वो सब मीडियोकर थे। सुबह जल्दी खत्म हो गई। दोपहर में नॉर्मल एक्सचेंज थे जो टोटल 2 दिन तक चले और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर की कंपटीशन तीसरे दिन थी। दोपहर के बाद शौर्य दोनों औरतों को लेकर चला गया। वाकई देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चतुर्वेदी होटल वापस पहुंचकर एक फ्लैश बैटल हुई जो लगभग पूरी दोपहर नहीं रुकी। शाम को होटल में डिनर भी किया। चतुर्वेदी का स्टेक काफ़ी अच्छा था। कहा जाता है कि बीफ लिफ्टेड था, जो भारत के आम बीफ से मुकाबला नहीं कर सकता था। खाने के बाद रात में बैटल जारी रही। सिद्धांत झा सबसे जल्दी सरेंडर कर गई। अनन्या दीदी की एंड्योरेंस बेहतर थी और वो सबसे लंबे समय तक टिकी, तो उसने इनिशिएटिव लिया और एसेंस को कंज्यूम किया। अगली सुबह अनन्या दीदी ने सुबह जल्दी चीयर किया। पता चला कि उसने काला शक्ति लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और इंटरनल एनर्जी की एक धारा उसके चारों ओर फ्लो कर सकती थी। शौर्य अब इतना ताकतवर है और वो एसेंस कोई आम चीज़ नहीं है। पिछले बार इसका जिक्र होने के बाद से अनन्या दीदी ने इसे याद रखा था। अनन्या दीदी ने काला शक्ति लेवल में ब्रेक थ्रू किया और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुईं। उसने शौर्य को गले लगाया और उसे चबाने लगी। उसने चीज़ पकड़ी और अंदर डाल दी, तेज़ी से प्रोग्रेस करते हुए। लगातार 2 दिन तीनों चतुर्वेदी होटल में रहे। तीसरे दिन तक अनन्या दीदी और सिद्धांत झा दोनों की स्किन गुलाबी थी और उनकी स्किन और सख्त और पानी जैसी गुलाबी और नाजुक हो गई थी। ये स्वाभाविक रूप से शौर्य की वजह से मिला फ़ायदा था। फिर से महागुरु संघ आए। शौर्य को दोनों तरफ से 2 लड़कियों ने गले लगाया और न जाने कितने लोग उससे जलन और ईर्ष्या कर रहे थे। महागुरु एरिया में वापस बैठ गए। आसपास के मास्टर्स अभी भी उदासीन और एक्सक्लूसिव लग रहे थे और उनमें से किसी ने भी इनिशिएटिव लेकर हाई करने की कोशिश नहीं की, जैसे शौर्य को वो एग्जिस्ट ही नहीं मानते। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 2 दिन तक चला और कई टैलेंटेड शिष्य उभरे। उन्हें सब प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों ने रिक्रूट किया। कुछ मास्टर्स ने भी शिष्य स्वीकार किए। वैसे भी सब कुछ अच्छी दिशा में डेवलप हो रहा था। उन प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों के हेड्स के चेहरों पर चमकदार मुस्कान थी। उन्होंने सब टैलेंटेड शिष्य रिक्रूट किए और असंतुष्ट नहीं हो सकते थे। आज मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर की कंपटीशन है। शायद आप में से कुछ नए हैं और रूल्स नहीं जानते, तो मैं फिर से रूल्स एक्सप्लेन करता हूं। डिप्टी लीडर गौड़ा ने फिर से रूल्स की बात की। दरअसल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर की कंपटीशन के रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। ये रिंग मैच से अलग नहीं है। रिंग मैच से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर तुम मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें आखिर तक टिकना होगा और लिमिटेड टाइम में सारे चैलेंजर्स को हराना होगा। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, लेकिन हर कोई जानता है कि ये लंबी फाइट आसान टास्क नहीं है। सीधे कहें तो ये एक राउंड रॉबिन बैटल है। हर कोई आखिर तक नहीं टिक सकता।
डिप्टी अलायंस लीडर गौड़ा ने रूल्स अनाउंस करने के बाद इनिशिएटिव लेकर नीचे उतरा और खाली जगह बनाई। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का सबसे एक्साइटिंग सीन शुरू हुआ। पहले के मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज बस वार्म अप थे, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मास्टर्स की असली फाइट आज ही देखने को मिलेगी। हर कोई इंतजार कर रहा है कि पहला कौन ऊपर जाएगा। हमेशा की तरह जितना आखिर की ओर जाता है उतना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर हूँ। एक फिगर खड़ा हुआ। अध्याय 463। मैं लीडर हूँ। एक आवाज़ बिना वार्निंग के उभरी। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर की पोजीशन के लिए हर बैटल बहुत तीखी होती है। बेशक बाद के स्टेजेस में और तीखी हो जाती है। शुरुआत में इसे बस एवरेज ही कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई स्टेज पर परफॉर्म करता है, अपनी मौजूदगी दिखाता है और कुछ प्रेजेंस प्रूव करता है। हर कोई अनजाने में उस तरफ देखने लगा और सब सन रह गए। राजा का ताजधारी महागुरु वाकई पहला मूव करने वाला था। क्या मजाक है, तुम आखिर में महागुरु हो, क्या तुम आखिर में नहीं दिख सकते? ये ख्याल सिर्फ एक शख्स का नहीं था, मौजूद लगभग सारे योद्धाओं का यही आइडिया था। कम भक्त, ये तो बुली करना है। कभी कोई महागुरु पहला एक्शन लेने वाला नहीं रहा। शौर्य राठौर के शब्दों ने हर किसी को हैरान कर दिया। हम इसे कैसे खेलें? हा, कितना बेशर्म। शुरुआत से ही ऊपर चढ़ने वाले भी हैं। कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। महागुरु एरिया में महागुरु भी रिएक्ट नहीं कर पाए। जब महागुरु पहला ऊपर जाता है तो क्या तुम में कोई शर्म बाकी है? वे अपने कबीले वालों को ऊपर भेजकर अच्छा परफॉर्म करने और इन्फ्लुएंस बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अब तुम ऊपर चढ़ गए तो खेलने का क्या मतलब? मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन एक ताकतवर महागुरु का अपोनेंट हो सकता है? ये साफ तौर पर बकवास है। खासकर आखिरी वाक्य, मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर हूँ, ये तो पूरी तरह चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम बिना फाउंडेशन वाला महागुरु ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? शौर्य आलसी ढंग से खड़ा हुआ और अकड़कर बाहर चला। मास्टर शौर्य, ये ठीक नहीं है, एक मास्टर ने याद दिलाया। शौर्य मुस्कुराया और बोला, इसमें क्या गलत है? मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड लीडर, क्या ये सिर्फ ये नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? क्या तुम यहाँ बैठकर घर देखने वाले हो? मैं अभी बहुत बिजी हूँ और यहाँ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। जो महागुरु बोला वो एक पल के लिए खामोश हो गया। पापा, वो लड़का ज़रूर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मुझे लगता है वो हंगामा मचा रहा है। परमगुरु के पास बैठे संकेत राठौर ने फुसफुसाया, क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? शुरुआत से ही ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये तो सबको मौका नहीं देता। राठौर खानदान के 5 भाइयों में से 4 आए थे और सब शौर्य राठौर के प्रति दुश्मनी से भरे थे। तुम लोग, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर सबसे ताकतवर होता है। जब उसे पहला ऊपर जाना पसंद है तो उसे पहला होने दो। इसका मतलब ये नहीं कि पहला ऊपर जाने वाला मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर बनेगा। ये सब के लिए कुछ एक्सचेंज का अच्छा मौका है। ये हर किसी के लिए अच्छी बात है। अश्विन ने शांति से कहा, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये सुनकर चारों भाइयों को समझ आ गया और उन्होंने ठंडी हंसी हंसी। परमगुरु के शब्द महागुरु एरिया के सारे मास्टर्स सुन सकते थे। हर कोई बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं है। ये सुनकर सबको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। आखिर इस पोजीशन तक पहुंचने वाला कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। सबने एक चीज़ समझी कि महागुरु शौर्य राठौर को नुकसान उठाना पड़ेगा। आज मौजूद करीब 30 मास्टर्स हैं और कोई नहीं चाहता कि शौर्य राठौर मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर बने और महागुरु संघ की कुछ पावर कंट्रोल करे। तो बेस्ट आउटकम है शौर्य राठौर को हराना। लगभग 30 ताकतवर मास्टर्स जरूर शौर्य राठौर का नाइटमेयर होंगे। एक महागुरु के लिए 2-3 से फाइट करना पहले से बहुत ताकतवर है, फिर 20 से ज़्यादा महागुरुओं का सामना करने की तो बात ही छोड़ दो। कह सकते हैं कि मौजूद महागुरु सब टॉप 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों का रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा शौर्य ने उन्हें नाराज़ किया है तो उन्हें ऊपर जाकर शौर्य को डील करने में कोई दिक्कत नहीं, ताकि सबको पता चले कि राजधानी में, भारत में एक महागुरु कुछ नहीं बदल सकता। जब वो तुम्हें डील करने जा रहा है कोई उसे नहीं रोक सकता। क्या वो शौर्य राठौर महागुरु है? वो तो बहुत जवान लगता है। हाँ, देखो उसकी स्किन कितनी गुलाबी मुलायम है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो यकीन नहीं करता। वो एक मास्टर है और कहा जाता है कि वो देह सिद्ध गुरु है। उसने राजधानी के 7 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों के कलारी हॉल्स तोड़े और उनकी प्लाक्स ले गया। बहुत कमाल है, किसने कहा नहीं? लेकिन ये शौर्य राठौर इतना बोल्ड और अकड़ू है कि उसने कहा कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर उसका है। क्या मजाक है? मैं गारंटी देता हूं कि वो कई महागुरुओं के अटैक्स नहीं झेल पाएगा और भगा दिया जाएगा। आसपास के जवान लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। ज़्यादातर लोग शौर्य राठौर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। भले वो जवान हो, वो बहुत अनरिलायबल है। इसने राजधानी में इतने लोगों को नाराज़ किया और हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उनके गुस्से निकालने का टाइम है।
देह सिद्ध गुरु चाहे कितना भी ताकतवर हो, नतीजा वही होगा। शौर्य राठौर, वाकई तुम हो? भीड़ में एक फिगर शौर्य को करीब से घूर रहा था। ये शख्स थी आरुषि सेनगुप्ता। जब से उसे एकेडमी में रेस्क्यू किया गया, वो सोच रही थी कि वो शख्स कौन था, जब तक एक और खबर नहीं आई। उस वक्त उसके दिमाग में फिगर्स ओवरलैप हो गए। आज आरुषि सेनगुप्ता अपनी जजमेंट वेरीफाई करने जा रही थी। जब वो फिगर दिखा, आरुषि के दिमाग में यादें उभरी जो सब इस शख्स से रिलेटेड थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। उस दिन का आदमी अब एक मास्टर बन चुका है, और वो भी राजा का ताजधारी मास्टर। आरुषि सेनगुप्ता हमेशा मानती थी कि वो मार्शल आर्टिस्ट्स में बेस्ट है। ये कहना गलत नहीं कि वो डेस्टिनी का चाइल्ड है। भविष्य में मास्टर लेवल में ब्रेक थ्रू करना सिर्फ टाइम की बात है। तब से आरुषि ने मर्दों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, और वो मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर और आगे बढ़ती गई। लेकिन आज उसका बचपन का दोस्त एक अलग अंदाज में दिखा। वो ताकतवर और इनविंसिबल है। 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों को नाराज करने की हिम्मत कौन करता है? यादव खानदान को गंभीरता से न लेने की हिम्मत कौन करता है? पहले खानदान राठौर खानदान के लोगों को पीटने की हिम्मत कौन करता है? कोई नहीं करता, लेकिन शौर्य राठौर ने किया। सीनियर सिस्टर, क्या तुम शौर्य राठौर को जानती हो? पास के कुछ फेलो शिष्यों ने आरुषि में बदलाव नोटिस किया और क्यूरियसली पूछा। वो एक मास्टर है, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे जान सकती हूँ? आरुषि ने अपने इमोशंस दबाए। फेलो शिष्यों ने सोचा और सहमति दी। इतनी कम उम्र में मास्टर बनना और राजा का ताजधारी मास्टर वाकई अनोखा है, खासकर जब उसने देह सिद्ध गुरु का रास्ता लिया। बिना जबरदस्त दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के इस पॉइंट तक पहुंचना नामुमकिन होता। पहला कौन आता है? मैं फाइट के बाद बिजी हूँ। शौर्य अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था। जो भी इसे देखे उसे बस दिखावा लगता है। आम योद्धा एरिया में कोई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। महागुरु के पास कौन जाएगा? अगर तुम गए तो बेइज्जती और शर्मिंदगी होगी, मजाक उड़ेगा। अगर तुम्हें पता है कि ये मुमकिन नहीं, फिर भी ऊपर गए तो तुम जरूर बड़े बेवकूफ़ हो। सुना है मास्टर शौर्य 5 साल पहले सिर्फ एक आम इंसान थे और 5 साल बाद मास्टर बन गए। मुझे मास्टर शौर्य के मेथड सीखने दो। महागुरु एरिया में एक महागुरु ने हल्के से कदम रखा, लाइट कुंग फू परफॉर्म किया, बाहर उछला, आसमान से उतरा और आसमान से थप्पड़ मारा। एक विशाल पाम प्रिंट नीचे आया। पल में सच्ची ऊर्जा उमड़ी और एयरफ्लो की विशाल आवाज़ इतनी जोरदार थी कि मौजूद सारे योद्धाओं को दिल की धड़कन महसूस हुई। ये है सच्ची ऊर्जा की ताकत। अध्याय 464। एक हथेली की ताकत। सच्ची ऊर्जा उमड़ती है। मौजूद लोग स्क्वायर से करीब 20 या 30 मीटर दूर थे, लेकिन दूसरी तरफ के हमले के बाद सर्दियों की ठंडी हवा की सनसनाहट जैसी आवाज़ ने उन्हें अनजाने में घबराहट का एहसास कराया। कुछ कमज़ोर साइकोलॉजिकल क्वालिटी वाले योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ गए। महागुरु इतना डरावना है? हथेली मारने की ज़रूरत नहीं, बस सच्ची ऊर्जा का एक निशान ही लोगों को चुपके से मार सकता है। ये 7वें प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदान का स्टोन स्प्लिटिंग महागुरु है। कहा जाता है कि वो गोल्ड एट्रिब्यूटेड सच्ची ऊर्जा की कल्टीवेशन करता है, जो बहुत तीखी है। शुरुआत में एक मास्टर था जो डिफेंस में अच्छा था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन आखिर में स्टोन क्रैकिंग मास्टर ने उसे पीटकर मार डाला। किसने कहा नहीं? कई तीखी नज़रों वाले लोग हैरानी से चिल्लाए। स्टोन क्रैक की पाम टेक्निक की ताकत और बढ़ गई है। कौन कहता है नहीं? सिर्फ ये स्किल ही महागुरु के मिडिल स्टेज के पीक पर है। वो लड़का ज़रूर इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, ये तो पक्का है। गोल्ड एट्रिब्यूटेड सच्ची ऊर्जा बहुत तीखी है और स्टील प्लेट्स को भी काट सकती है, फिर मांस और खून की तो बात ही छोड़ दो। प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में 7वें नंबर पर है गुप्ता खानदान। गुप्ता खानदान में 2 मास्टर्स हैं और विक्रांत गुप्ता उनमें से एक है। गुप्ता खानदान का कलारी स्कूल शौर्य राठौर ने तोड़ा था। शौर्य राठौर महागुरु को इतना अकड़ू बोलते देख विक्रांत गुप्ता ने पहला एक्शन लिया। वो देखना चाहता था कि दूसरी तरफ इतना अकड़ू क्यों है कि उसने गुप्ता खानदान के कलारी जिम को भी तोड़ने की हिम्मत की। एक हथेली मारने के साथ सच्ची ऊर्जा एक टॉर्नेडो में बदल गई, जो शौर्य के शरीर को कवर कर रही थी। खालीपन जैसे 2 हिस्सों में कट गया। हर कोई इस हथेली की भयानकता महसूस कर सकता था। इस हथेली के हमले का सामना करते हुए शौर्य अभी भी अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था। उसके शरीर पर गिरने वाली सच्ची ऊर्जा जल्दी से उछाल दी गई। तुम्हारी ताकत काफ़ी नहीं है, तुम अब नीचे जा सकते हो। धम, एक पंच आसमान की ओर शूट हुआ और सीधा तूफान के पार गया और अपोनेंट की छाती पर लगा। चटकने की आवाज़ के साथ विक्रांत गुप्ता की आंखों के सामने एक चमक हुई और वो पीछे उड़ गया। अगला, शौर्य अभी भी अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था। नफरत खींचना अच्छा है। प्रेस्टीज इतनी तेजी से बढ़ रही है। शौर्य को मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लीडर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मिशन की ज़रूरत न होती तो जो चाहे ले सकता था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। विक्रांत गुप्ता का ज़्यादातर शरीर पैरालाइज हो गया और लैंड करने के बाद उसने 10 से ज़्यादा कदम पीछे लिए।
वो इतना ताकतवर है। उसके लिए, जो सालों से महागुरु लेवल पर अटका था, ये इतना बड़ा झटका था कि वो बिना कुछ बोले पलटकर वापस चला गया। विक्रांत गुप्ता वाकई हार गया। उस लड़के का डिफेंस इतना ताकतवर है, उसे सच्ची ऊर्जा से भी डर नहीं लगता। कमबख्त। आम योद्धा पॉइंट नहीं देख सकते, लेकिन महागुरु पोजीशन पर मौजूद महागुरु इस वक्त सब खड़े हो गए, इस सीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। देह सिद्ध गुरु, जरूर देह सिद्ध गुरु। यहाँ तक कि गोल्ड आट्रिब्यूटेड सच्ची ऊर्जा भी मांस और खून को नहीं भेद सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना अकड़ू है। मादा, वो कितने साल का है? वो देह सिद्ध गुरु कैसे बन गया? हालांकि पहले सुना था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन इस पल वो सब इतनी ताकतवर फोर्स से सन रह गए। उन्होंने अभी साफ देखा था कि अपोनेंट ने सच्ची ऊर्जा का एक निशान भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ थी। ये बहुत ताकतवर और डरावना था। देह सिद्ध गुरु को डील करना इतना आसान नहीं है। अगला कौन? यादव खानदान, क्या तुम नहीं आ रहे? शौर्य ने यादव खानदान की लोकेशन की ओर देखा और उनकी तरफ उंगली हिलाई। मैंने तुम्हें मौका दिया है, क्या तुम कायब बनने की प्लानिंग कर रहे हो? कौन है कायर? रोहन यादव भी आया और चिल्लाया, तुम यादव खानदान वाले कायर हो? क्या गलत है? मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, छुपो मत। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा एक महागुरु काफी नहीं है तो 2-3 या यहाँ तक कि 4-5-6 ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वैसे भी मुझे नहीं हरा सकते। इन शब्दों के साथ मास्टर्स के एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए। बहुत अकड़ू, ये तो फल खाकर सबको गंभीरता से न लेने जैसा है। ये उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने से कम नहीं था। सीन पर 20 से ज्यादा महागुरु थे और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। भले ही मौजूद महागुरुओं का मेंटलिटी अच्छा हो, वे थोड़ा गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सकते। वाकई इसलिए कि दूसरा पक्ष बहुत जवान है। अगर अभी ऐसा है तो भविष्य में क्या होगा? यादव खानदान की लोकेशन। रोहन यादव बहुत खुश था। शौर्य राठौर, इस बार तुम मर गए। तुमने 20 से ज्यादा मास्टर्स को नाराज किया। स्वर्ग का राजा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो 20 से ज्यादा मास्टर्स कोई शाकाहारी नहीं हैं। रोहन यादव ने मास्टर्स के एक्सप्रेशन में बदलाव भी नोटिस किया। अगर कोई परमगुरु ने उनसे ऐसा कहा होता तो उनके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता, लेकिन एक जूनियर के लिए बात अलग थी। कब से एक महागुरु इतना अकड़ू हो गया? नवीन यादव खड़ा हुआ और बोला, ये मत सोच कि तुमने एक मास्टर को हराया तो तुम बहुत ताकतवर हो। शौर्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो आज जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं, जितना जोर से मार सको मारो। जैसा तुम चाहो। नवीन यादव ने ऑब्जर्व किया कि अपोनेंट बहुत ताकतवर है। अगर उसे हराना है तो सिर्फ वॉर ऑफ अट्रिशन का सहारा लेना होगा। हुश! नवीन यादव ने हाथ उठाया और 2 सच्ची ऊर्जा की धाराएं स्लैश की, जो ब्लेड की तरह शौर्य के सिर की ओर गईं। पूरा शख्स पल में बाहर दौड़ा, 3 सेकंड में दर्जनों मीटर्स की दूरी कवर की। हुश! एक के बाद एक पाम नाइव्स निकली, या तो सामने या पीछे या बाएं या दाएं, हर एक शौर्य के वाइटल पार्ट्स पर अटैक कर रही थी। मुझे देखना है कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। नवीन यादव ने अपोनेंट के करीब नहीं गया, बल्कि सच्ची ऊर्जा से अटैक किया। लेकिन क्या शौर्य राठौर सिर्फ एक आम देह सिद्ध गुरु है? नतीजा जरूर नहीं है। नवीन यादव को निराशा ही मिलेगी। मुझे ब्लॉक करने की जरूरत है। शौर्य ने मुंह का कोना उठाया और टैंक की तरह आगे दौड़ा। वो पाम ब्लेड्स आसानी से उछाल दिए गए। हाँ, उछाल दिए गए। यूनिवर्स बॉडी का सेकंड लेवल कोई मजाक नहीं है। एक छोटा अक्वायर्ड अटैक डिफेंस कैसे भेज सकता है? नवीन यादव जोर से पीछे हटा, उसका दिल डर से भरा था। उसकी सच्ची ऊर्जा की पाम ब्लेड वाकई अपोनेंट के शरीर से उछाल दी गई थी। सबसे डरावनी बात थी कि पाम ब्लेड भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। धम! शौर्य ने सीधा ड्रैगन की डेथ की ओर पंच मारा। जैसे ही नवीन यादव बचने वाला था, उसे छाती पर जोरदार मार पड़ी और वो उड़ गया। तुम भी नहीं चले। शौर्य अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था, कूल बनने का नाटक करते हुए। तुम सबको एक साथ आना चाहिए, ये बहुत बोरिंग है। नवीन यादव दूर गिरा, लेकिन वो विक्रांत गुप्ता जितना लकी नहीं था। उसके मुंह से खून की उल्टियां निकलीं और उसका स्पिरिट कमजोर हो गया। इस चोट की वजह से नवीन यादव को कम से कम 2-3 महीने रिकवर करना पड़ेगा। जैसे ही नवीन यादव हारा, वो 20 से ज्यादा मास्टर्स पूरी तरह बेचैन हो गए। उन्होंने अभी साफ देखा था कि महागुरु शौर्य राठौर उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। तुमने किंग युआन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। यादव खानदान का एक और मास्टर खड़ा हुआ। वो था सुरेश यादव, एक ताकतवर मास्टर। उसने जल्दी से नवीन यादव को उठाया और ऊपर नीचे चेक किया। किलिंग इंटेंट से भरा हुआ। उसे फाइट करने दो, क्योंकि वो मुझसे कम स्किल्ड है। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन करो, वैसे भी मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर हूँ। अकड़ू! कितना बड़ा मुंह! बहुत पागल! वो वाकई हमें गंभीरता से नहीं ले रहा। पहले तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन इस वाक्य की वजह से मैंने तुम्हें डील करने का फैसला किया।
20 से ज्यादा मास्टर्स में से 20 मास्टर्स खड़े हो गए। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी। 20 महागुरु, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ऐसे फाइट करना वार्म अप एक्सरसाइज माना जा सकता है। मैं आ रहा हूँ, हा 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 हा। एक भूतिया फिगर खुला और उनकी ओर दौड़ा। शौर्य ने पहला एक्शन लिया। अध्याय 465। किसी ने नहीं सोचा था कि अकड़ू महागुरु शौर्य राठौर पहला कदम उठाएगा। कह सकते हैं कि इस पल अनगिनत लोग हैरान रह गए। इसका मतलब है एक शख्स को 20 मास्टर्स से बहादुरी से फाइट करनी है। भले ही देह सिद्ध गुरु बहुत ताकतवर हो, ऐसा लगता है कि वो 20 मास्टर्स को नहीं हरा सकता। अगर ये 20 मास्टर्स एक साथ खड़े हो जाएं, तो पूरा भारत हैरान रह जाएगा। मौजूदा सिचुएशन 1 और 1-2 के बराबर जितनी साधारण नहीं है। 20 ताकतवर मास्टर्स किसी के लिए भी डरावने होंगे। वो शौर्य राठौर पागल हो गया। क्या उसे, एक देह सिद्ध गुरु, लगता है कि वो 20 मास्टर्स से फाइट कर सकता है? बहुत अकड़ू और अज्ञानी। 20 महागुरु एक साथ, वो ताकत लार्ज स्केल डिकैपिटेशन ऑपरेशन लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। मैं शर्त लगाता हूँ शौर्य राठौर 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। बकवास, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड। 3 सेकंड भी ज़्यादा है। किसी को यकीन नहीं था कि शौर्य राठौर 20 मास्टर्स को हरा सकता है, जब तक परमगुरु एक्शन न ले। लेकिन क्या शौर्य राठौर परमगुरु है? वो बिल्कुल परमगुरु नहीं है। इस तरह का बिहेवियर हर किसी को दिखावा लगता है। शौर्य के ऊपर दौड़ने से 20 ताकतवर मास्टर्स के चेहरे बदल गए। ये शौर्य राठौर वाकई अकड़ू था। एक राजा लेवल मास्टर की हिम्मत कैसे हुई कि वो इनिशिएटिव लेकर उन पर अटैक करे? पता नहीं उसे कैसी हिम्मत थी। मैं पहले जाता हूँ। बाहर की तरफ खड़ा महागुरु जोर से हंसा। उसके चेहरे पर क्रूरता की झलक दिखी और उसने पंच मारा। उसकी मुट्ठी सच्ची ऊर्जा से लिपटी थी और तीखी आभा से भरी थी। शौर्य और तेज था और उसने अपोनेंट की मुट्ठी पर पंच मारा। चटकने की जोरदार आवाज आई, इसके बाद एक चीख। हमला करने वाले महागुरु का हाथ लटक गया और वो डर के मारे 5-6 कदम पीछे हटा। अभी वो स्टेडी भी नहीं हुआ था कि शौर्य ने उसे लात मार दी। जोरदार धमाके के साथ वो मास्टर 50 मीटर दूर उड़ गया और एक रॉकरी में जा टकराया, पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जमीन पर बिखेर दिया। पहला, शौर्य ने शांति से कहा और दूसरे मास्टर पर झपटा। एक पंच और एक लात से उसने एक मास्टर को नीचे गिराया। इस सीन ने फिर से हर किसी को डरा दिया। बहुत हिंसक, बहुत डोमिनेटिंग। किसने कहा नहीं? वो एक मास्टर है, फिर इतना कमजोर क्यों लगता है? क्या मैंने फेक मास्टर देखा? 20 मास्टर्स का सामना करते हुए वो अभी भी इतना हिंसक और बेरहम हो सकता था? यकीन करना मुश्किल था। जो शिष्य खुद को जीनियस मानते थे, वो इस पल लगभग रो पड़ने वाले थे। दूसरों से तुलना करना वाकई फ्रस्ट्रेटिंग था। दूसरा पक्ष सिर्फ कुछ साल का है, फिर भी अब इतना ज़बरदस्त है। पहले 20 मास्टर्स को लगा कि दूसरा पक्ष अकड़ू है, लेकिन अब उन्हें आखिरकार थ्रेट फील हुआ। बिखरो, हम एक साथ नहीं रह सकते। महागुरु भी जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन शौर्य की मूवमेंट्स और तेज थीं। वो आगे दौड़ा और एक महागुरु को टारगेट किया, फिर पंच और लात मारी। वो महागुरु पिछले महागुरु की तरह दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया गया। बहुत दयनीय लग रहा था। दूसरा, लगातार ताकतवर मास्टर्स को पीछे हटाने और उनकी कॉम्बैट एबिलिटी खत्म करने के बाद बाकी बचे 18 मास्टर्स आखिरकार बिखर गए और सच्ची ऊर्जा के अटैक्स शौर्य की ओर सनसनाते आए। शौर्य को बिल्कुल डर नहीं था। अपनी स्पीड में एब्सोल्यूट एडवांटेज पर भरोसा करते हुए वो आगे दौड़ा, पंच और लात मारता हुआ उसी तरह मास्टर पर अटैक करता रहा। भले ही मास्टर तैयार हो, फिर भी वो इसे झेल नहीं सकता था। उन पंच और लातों की ताकत बाढ़ की तरह थी, इतनी बेरहम और डरावनी कि उसकी ताकत का रजिस्ट करना नामुमकिन था। तीसरा, चौथा, पांचवां, शौर्य की भूतिया फिगर महागुरु के सामने लगातार हिल रही थी और हर बार एक महागुरु पीछे उड़ जाता था। ये सीन परमगुरु को भी खामोश कर गया। देह सिद्ध गुरु कब इतना ताकतवर हो गया कि वो सिर्फ एक पंच और एक लात से प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और अपोनेंट की फाइटिंग एबिलिटी खत्म कर दे? क्या मजाक है? देखने वाले योद्धा भी इस पल सन्न रह गए। वो ताकतवर मास्टर्स जो एक एक करके उड़ गए, वो कल्पना से पूरी तरह अलग थे। ये सिर्फ राजा लेवल महागुरु शौर्य राठौर का अब्यूज नहीं था, अब इन वेटरन महागुरुओं की बारी थी। कई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स देख चुके मार्शल आर्टिस्ट्स को भी लगा कि इस बार ये उनकी कल्पना से पूरी तरह अलग था और ये एक तरफा सिचुएशन थी। 20 से ज्यादा महागुरु बहुत तेजी से पीटे गए। एक असली स्वीप। एक पल के लिए हर कोई खामोश हो गया। उनकी नज़रों में इतना ताकतवर और इनविंसिबल मास्टर अब सैंडबैग की तरह पीटा गया, उनके दिलों में ताकतवर इंप्रेशन को उलट दिया। पता चला कि महागुरु इतना ताकतवर नहीं है। मेरे पास मत आओ, मैं सरेंडर करता हूँ। आखिरी महागुरु ने रहम की भीख मांगी। एक गंभीर महागुरु को सैंडबैग की तरह पीटा गया। ये वो चीज़ थी जो उन्होंने महागुरु बनने के बाद कभी नहीं सोची थी, लेकिन अब वाकई हो गया। वो राजा का ताजधारी महागुरु अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। उसकी सच्ची ऊर्जा भी उसकी फिजिकल डिफेंस को नहीं भेद सकती थी,
तो फाइट करने का कोई मतलब नहीं था। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, मजाक मत करो, उस स्पीड के साथ दूरी क्रिएट करना नामुमकिन है। आखिरी शौर्य आगे दौड़ा और मास्टर को अपने कंधे से उड़ा दिया। लगता है कोई मुझे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का लीडर बनने से नहीं रोक सकता। आखिरी महागुरु उड़ गया और इस पॉइंट पर सारे 20 महागुरु हार गए। एक पल के लिए अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा शौर्य का फिगर एक इनविंसिबल युद्ध देवता जैसा लग रहा था। कई लोग सोच रहे थे कि शायद सिर्फ एक परम गुरु ही शौर्य राठौर को हरा सकता है। बचे हुए कुछ मास्टर्स जिन्होंने एक्शन नहीं लिया ने भी चुपके से सांस ली। उनकी आंखें डर से भरी थीं और सब खड़े हो गए। एक ताजधारी महागुरु का 20 महागुरुओं को हराना, ये सीन शायद सिर्फ उनके दिमाग में दिखता था, लेकिन अब वाकई हो गया। वे सोचने की हिम्मत नहीं करते कि अगर वे पूरी ताकत से अटैक करते तो शायद स्पॉट पर मार दिए जाते। हनी, ये कमाल है। मेरा हस्बैंड इतना मजेस्टिक और डोमिनेटिंग है। अनन्या दीदी और सिद्धांत झा को मौजूद लोगों की परवाह नहीं थी और वे खुशी से ताली बजा रही थीं, खासकर अनन्या दीदी जो सैडिक्टिव नज़रें और मीठी बातें फेंक रही थी, फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वक्त कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। 20 महागुरु उनके मेल नहीं खा सके, फिर उनकी तो बात ही छोड़ दो। परम गुरु अश्विन सिंह गुप्ता का मेंटलिटी भी इस वक्त डगमगाने लगा। वो इतना ताकतवर आदमी है, उसका शरीर सच्ची ऊर्जा के अटैक को झेल सकता है। क्या उसने जन्मजात शरीर की कल्टीवेशन की है? अश्विन को शौर्य राठौर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बस इतना जानता था कि वो 5 साल तक गायब रहा और उसे कुछ मौका मिला। लेकिन इस पल अश्विन को लगा कि वो पूरी तरह गलत था। ये लड़का शौर्य राठौर वाकई उसे खतरे की हल्की सी फील दे रहा था, जो काफ़ी अविश्वसनीय था। आखिर वो अब एक ताकतवर परम गुरु था, लेकिन उसे एक जवान जूनियर से ऐसी फीलिंग हो रही थी। अगर वो दूसरों को बताए तो यकीन करना मुश्किल लगता। शुक्र है मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया। अश्विन ने अपनी सोच बदली। बस दूसरी तरफ के एक्शन से देख सकते हैं कि ये एक अनकंट्रोलेबल लड़का है जो बहुत हिंसक ढंग से एक्ट करता है और प्रॉब्लम्स को प्योर फोर्स से सॉल्व करता है। ऐसा वजूद वाकई डील करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अश्विन खुद, उसका फिजिकल शरीर दूसरी तरफ जितना ताकतवर नहीं लगता। सच्ची ऊर्जा प्रोटेक्शन की तो बात ही छोड़ दो। अध्याय 466। 20 महागुरु हारे। सबकी नज़रें शौर्य राठौर पर थीं, उस महागुरु पर जिसे अब राजा का ताज पहनाया गया था। जो लोग पहले शौर्य को घमंडी समझते थे, वो अब एक एक करके चुप हो गए। भला अब कौन उसका बुरा कहने की हिम्मत करता? 20 महागुरु भी उसके सामने टिक नहीं पाए। भारत में ऐसा कौन सा गुरु है जो उसे हरा सके? उसने सचमुच 20 महागुरुओं को धूल चटा दी। महागुरु क्षेत्र में यादव खानदान के लोग घबराहट में डूबे थे। 20 महागुरुओं ने मिलकर भी शौर्य को खरोंच तक नहीं पहुंचाए और उल्टा वो खुद हवा में उड़ गए। आखिर ये शख्स कितना ताकतवर है? युवराज रोहन यादव के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। वो शख्स इतना ताकतवर था कि 20 गुरुओं को ऐसे ही हरा दे जैसे कोई मजाक हो। महागुरु डरावना नहीं होता, आखिर यादव खानदान का रसूख भी तो कम नहीं। लेकिन जब एक गुरु 20 गुरुओं को हरा दे या आसानी से किसी गुरु को खत्म कर दे तो बात पूरी तरह बदल जाती है। रोहन को अपने पिता की ठंडी नज़रें साफ महसूस हो रही थीं। इस बार उसने सचमुच बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। रोहन को अच्छे से पता था कि उसने अपने खानदान के लिए कितना बड़ा खतरा खड़ा कर दिया। दूसरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदान भी हलचल में थे। एक पल पहले वो शौर्य को अहंकारी और नासमझ समझ रहे थे और अगले ही पल उन्हें डर सताने लगा। ऐसा महागुरु जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 30 साल से कम उम्र का है और इतनी ताकत रखता है, कोई नहीं मानता कि वो अकेला है। उसके पीछे ढेर सारे संसाधन और सपोर्ट जरूर होंगे। अगले 5 या 10 साल में कौन जानता है कि शौर्य कितना आगे बढ़ेगा। शायद तब तक भारत में एक और परम गुरु बन जाए। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने शौर्य के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अगर वो ऐसा करते तो कौन जानता कि शौर्य उनके खानदान पर हमला बोल देता। फिर उसे कौन रोकता? अगर एक गुरु मारा गया तो पूरे खानदान की ताकत पर भारी असर पड़ता। ये सचमुच जानलेवा होता। मास्टर शौर्य मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लीडर हैं और हमारा अय्यर खानदान पूरी तरह कायल है। हम शर्मा खानदान भी कायल हैं। अब युवाओं का जमाना है और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का लीडर भी किसी जवान को ही बनना चाहिए। 10 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों ने तुरंत खड़े होकर अपनी बात रखी। दरअसल वो सब दिल से शुक्रगुजार थे कि शौर्य ने उनकी जान नहीं ली। ये चोट महागुरु के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बस एक दिन का आराम और वो ठीक। लेकिन अगर वो मारे गए तो सचमुच उनके पास कोई चारा नहीं बचता। 20 गुरु शौर्य के सामने टिक नहीं पाए। पूरे भारत में परम गुरुओं को छोड़कर बस सेना ही बची है। सामान्य हालात में भला कौन सेना को भेजेगा? ऐसे शख्स को वो कभी नहीं छेड़ना चाहेंगे। मार्शल आर्ट्स का लीडर बनना है, दे दो उसे, इसमें दुखी होने की क्या बात है। जैसे ही वो खड़े होकर बोले, उनका फैसला साफ हो गया।
महागुरु संघ में कोई भी शौर्य का मुकाबला नहीं कर सकता। सबको पता है कि आज के बाद ये मास्टर शौर्य राठौर परमगुरु से नीचे का नंबर 1 शख्स बनने जा रहा है, या शायद भविष्य में परमगुरु भी। चाहे जो हो, ये असली डील है। यहाँ तक कि परमगुरु की ताकतवर सच्ची ऊर्जा भी शौर्य के शरीर को नहीं भेद सकी। शायद ये सिर्फ परमगुरु ही कर सकता है। डिप्टी लीडर रोहित कुलकर्णी भी सामने आए और अपनी बात रखी। वो इस मसले को जल्दी सुलझाना चाहते थे, जैसे अपने नाकारा बेटे आदित्य कुलकर्णी को माफ़ी मांगने के लिए ले जाना। भला कौन ऐसा पोटेंशियल दुश्मन चाहेगा? मास्टर शौर्य सचमुच युवा और होनहार हैं। हमारे भारत में जबरदस्त टैलेंट है। डिप्टी लीडर रोहित ने आगे बढ़कर कहा, अगर किसी को कोई इतराज नहीं है तो इस बार मार्शल आर्ट्स का लीडर शौर्य राठौर होंगे। रोहित को यकीन था कि कोई भी सामने नहीं आएगा। युवा जनरेशन, मजाक मत करो। यहाँ तक कि पुराने गुरु भी शौर्य के सामने कमजोर पड़ गए तो बाकी लोग क्या करेंगे? शौर्य मार्शल आर्ट्स का लीडर बनना चाहता है, उसे कौन रोक सकता है? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि सब उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें यकीन है शौर्य को मार्शल आर्ट्स का लीडर बनना चाहिए। शौर्य हमारे लिए रोल मॉडल हैं। मार्शल आर्ट्स का मास्टर, मार्शल आर्ट्स का मास्टर। युवा लोग खड़े हो गए। उनकी आंखों में शौर्य के लिए सम्मान था। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, अगर वो मार्शल आर्ट्स का लीडर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और उन ताकतवर महागुरुओं की क्या हिम्मत थी। 20 गुरु अभी भी सदमे में थे। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही हवा में उड़ गए। सबसे डरावनी बात थी कि वो थोड़े समय के लिए अपनी लड़ने की ताकत खो बैठे। इतनी जबरदस्त ताकत चाहिए होती है। उनकी आंखों में शौर्य को देखकर डर का एहसास था। अगर ऐसा मास्टर दुश्मन बन जाए तो यह बहुत खतरनाक होगा। एक एक की लड़ाई में वो पल भर में मार डालेगा। इस पल कोई नहीं था जो शौर्य की ताकत को न समझता हो। अहंकारी होना तो बनता है अगर तुम उन सबको हरा सकते हो। युवा और जोशीले होने में क्या गलत है, ये तो समझ में आता है। तो इस मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में मार्शल आर्ट्स का लीडर शौर्य राठौर होंगे। डिप्टी लीडर रोहित ने जोर से ऐलान किया, मार्शल आर्ट्स का मास्टर, मार्शल आर्ट्स का मास्टर। सब ने जोश में नारे लगाए। सिस्टम ने भी टास्क पूरा होने का अलर्ट दिया। शौर्य मुस्कुराया। आखिरकार उसने मार्शल आर्ट्स का लीडर बनने का टास्क पूरा कर लिया। एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर में समा गई और उसका इनविंसिबल सिस्टम फिर से अपग्रेड हो गया। वो फीलिंग जबरदस्त थी। टास्क पूरा हो गया था और शौर्य को अब यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था। उसे मार्शल आर्ट्स के लीडर की पोजीशन से कोई खास लगाव नहीं था। यादव खानदान से निपटने के बाद वो यहाँ से निकल सकता था। इस तरह की लड़ाई और मारधाड़ उसे बोरिंग लगती थी, जैसे किसी बच्चे को धमकाना। खासकर अब जब उसका इनविंसिबल सिस्टम फिर से अपग्रेड हो गया था। भारत में अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे खतरा दे सके। और वो बड़ा मशरूम, शौर्य को उसकी भी परवाह नहीं थी। भले ही उस विस्फोट का तापमान भयानक हो, लेकिन अब वो शौर्य के लिए कोई खतरा नहीं था। वो आ रहा है। जब रोहन यादव ने शौर्य को आते देखा तो उसका चेहरा बदल गया। पहले वो शौर्य को हल्के में लेता था। एक बाहरी आदमी भला राजधानी में उससे कैसे मुकाबला कर सकता था। लेकिन अब वो मार्शल आर्ट्स का लीडर बन चुका था और महागुरु संघ में कुछ ताकतें इस्तेमाल कर सकता था। और उसकी वो खौफनाक ताकत जिसने 20 गुरुओं को हरा दिया। अब दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। शौर्य बादल था और वो कीचड़। यादव खानदान के 2 गुरु जो इस बार आए थे, दोनों घायल थे और उनकी हालत गंभीर थी। शौर्य को देखकर जिन्हें वो पहले हल्के में लेते थे, वो अब ऐसे शख्स बन गए थे जिन्हें यादव खानदान भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये बदलाव उनके लिए एकदम स्वीकार करना मुश्किल था। संघ लीडर शौर्य, हमारे यादव खानदान ने गलती की। नवीन यादव ने सिर झुकाकर दांत पीसते हुए कहा। अब उनके पास सिर झुकाने के सिवा कोई चारा नहीं था। शौर्य रुका और यादव खानदान की तरफ देखा। यहाँ मौजूद गुरु डर के मारे उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहे थे। 3 दिन के अंदर यादव खानदान को भंग कर दो। अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन ये रोहन यादव मरेगा। बस इतना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं 3 दिन बाद तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा। शौर्य ने ये बात कह दी बिना उनकी बदली हुई सूरतों की परवाह किए। चलो, वो एक हाथ में 2 खूबसूरत लड़कियों को लेकर चला गया। लेकिन बाकी लोग हैरान रह गए। आखिर क्या हुआ था कि यादव खानदान को भंग करना पड़ा, उनकी ताकत खत्म करनी पड़ी। रोहन यादव को मरना था। ये तो यादव खानदान को पूरी तरह बर्बाद करने जैसा था। अध्याय 467। सब हैरान और खुश थे कि शौर्य राठौर मार्शल आर्ट्स का लीडर बन गया। हर बार मार्शल आर्ट्स का लीडर 10 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में से किसी एक से आता था। किसी बाहरी के हाथ में ये पावर आना रेयर था। कोई नहीं जानता था कि इस पर क्या कहना है। अगर शौर्य की आखिरी बात न होती तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन शौर्य के आखिरी शब्दों ने सबके होश उड़ा दिए।
यादव खानदान, राजधानी का तीसरा सबसे बड़ा प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदान। पहली बार धमकी मिली थी और ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि नया मार्शल आर्ट्स लीडर था। ये एक बड़ा मामला था। ये यादव खानदान को राजधानी से हटाने की बात थी। यादव खानदान ने अपनी कल्टीवेशन छोड़ दी, उनकी ताकत खत्म हो गई। बिना गुरु के कितने दुश्मन चुपके से उनका हिस्सा लेना चाहेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस वक्त इस जगह पर शौर्य ऐसी बात कहेगा, वो भी परम गुरु के सामने। ये तो पूरी तरह बेखौफ था। यादव खानदान के सारे गुरु खड़े हो गए, उनके चेहरे ठंडे पड़ गए। परम गुरु, शौर्य राठौर हद पार कर रहा है। आपको हमारे लिए इंसाफ करना होगा। नवीन यादव का चेहरा बहुत खराब था। वो लगभग शौर्य से भिड़ने को तैयार था, लेकिन आखिर में उसने खुद को रोक लिया और बस इतना चाहता था कि परम गुरु इस मसले को सुलझाए। यादव खानदान ने कभी नहीं सोचा था कि शौर्य इतना दबाव डालेगा। परम गुरु की कल्टीवेशन खत्म, रोहन यादव का सुसाइड, खानदान का मुखिया सुसाइड और यादव खानदान का भंग होना। चाहे कोई भी शर्त हो, वो यादव खानदान को खत्म करना चाहता था। एक गुरु होने के नाते नवीन यादव भला कैसे चुप बैठ सकता था। बाकी 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। वो जानते थे कि शौर्य बहुत ताकतवर है, उसका गुस्सा खतरनाक है और वो बेहद हिंसक है। लेकिन जैसे ही वो मार्शल आर्ट्स का लीडर बना, उसने यादव खानदान के लिए ऐसी बातें कह दीं। ये सचमुच हैरान करने वाला और अनपेक्षित था। परम गुरु अश्विन सिंह गुप्ता खड़े हुए और बोले, नवीन, चिंता मत करो, मैं इस मसले को संभाल लूंगा। अगर शौर्य को यादव खानदान से निपटने दिया गया तो परम गुरु अश्विन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आखिर राजधानी में चाहे 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में से कोई भी हो, सबको राठौर खानदान की बात माननी पड़ती थी। सूर्यनगर से आए शौर्य राठौर के इस कदम ने परम गुरु को भी नाखुश कर दिया। शौर्य और अनन्या नायर के जाने के बाद मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस की खबरें तुरंत फैल गईं। शौर्य ने 20 गुरुओं को हराने की खबर को सील कर दिया गया और इसका कोई ब्यौरा बाहर नहीं आया। लेकिन ये खबर कि शौर्य ने ऐलान किया है कि वो 3 दिन में यादव खानदान से निपटेगा, वो सील नहीं हुई बल्कि हॉट टॉपिक बन गई। जो भी ये खबर सुनता वो हैरान रह जाता। यादव खानदान को खत्म करना है? क्या मजाक है। यादव खानदान 10 बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में तीसरे नंबर पर है और उनके पास 3 ताकतवर गुरु हैं। भला कौन उन्हें खत्म करने की हिम्मत करेगा। लेकिन इस नए मार्शल आर्ट्स लीडर ने ऐसा ही किया। चतुर्वेदी होटल। शौर्य अनन्या नायर और सिद्धांत झा को वापस लाया और कमरे में जमकर मस्ती की। एक जोरदार राउंड के बाद वो दोनों लड़कियों को डिनर के लिए बाहर ले गया। हस्बैंड, तुम सचमुच यादव खानदान को खत्म करने वाले हो? एक प्राइवेट रेस्तरां में अनन्या ने पूछा। दिन में महागुरु संघ में जो कुछ कहा गया वो इतना दबंग था। राजधानी का तीसरा सबसे बड़ा प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदान, और उसने बिना हिचके धमकी दे दी, वो भी परम गुरु के सामने। मैंने सुना है कि यादव खानदान बहुत ताकतवर है और परम गुरु अश्विन सिंह गुप्ता शायद तुम्हें ऐसा करने न दें। सिद्धांत झा ने भी मुंह भरे हुए सिर उठाया। शौर्य मुस्कुराया और बेपरवाह अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, वो बस एक परम गुरु है, कौन डरता है। सिद्धांत हंस पड़ी। मार्शल आर्ट्स का लीडर इतना दमदार और शानदार है। अनन्या भी हंसते हुए बोली, अगर मार्शल आर्ट्स का लीडर दमदार नहीं होगा तो कौन होगा। वो जानती थी कि शौर्य कितना ताकतवर है। क्या परम गुरु उड़ सकता है? भले उड़ सके, ज्यादा देर नहीं उड़ सकता। लेकिन उसका हस्बैंड अलग था। शौर्य लड़कियों को बाहर घुमाने के बाद वापस आया। चतुर्वेदी होटल में कोई उसका इंतजार कर रहा था। संघ लीडर शौर्य, बिना बुलाए आने के लिए माफी। आने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी लीडर रोहित कुलकर्णी थे, जो शाम को पहुंचे थे। ये जानकर कि शौर्य बाहर गया है, वो चतुर्वेदी होटल में इंतजार कर रहे थे, साथ में उनका बेटा आदित्य कुलकर्णी, जो सिर झुकाए खड़ा था। अरे डिप्टी लीडर रोहित, इतनी रात को क्या बात है? शौर्य ने हल्के से कहा। रोहित कुलकर्णी को शौर्य से डर लग रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वो गलती से कुलकर्णी खानदान को निशाना न बना ले। तब कौन संभालेगा? क्या तुमने नहीं देखा कि यादव खानदान की हालत ऐसी है जैसे उनके माँ बाप मर गए हों। नतीजा चाहे जो हो, वो अपने बेटे को माफ़ी मांगने के लिए ले आए। भले ही रोहित एक महागुरु थे, लेकिन इस वक्त वो कोई अकड़ नहीं दिखा रहे थे। उनके हिसाब से अगर परम गुरु सामने न आए तो इस हिंसक शख्स को कौन कंट्रोल कर सकता है। आदित्य, बाहर आ और संघ लीडर शौर्य से अपनी गलती मान। रोहित ने अपने बेटे को घूरा। इस वक्त आदित्य में पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो डर और बेचैनी से भरा था। जिस शख्स को वो पहले हल्के में लेता था, वो पलक झपकते एक बड़ा टाइगर बन गया और उसने यादव खानदान को धूल चटाने की धमकी दे दी। कितना दबंग था वो। रुको, शौर्य ने सिर हिलाया और बोला, तुमने मुझसे नहीं बल्कि उनसे गलती की है। जब वो तुम्हें माफ करेंगी तब सब ठीक होगा। अगर आदित्य को एक और मौका मिलता तो वो कभी भी अनन्या नायर और सिद्धांत झा के साथ फ्लर्ट नहीं करता। मिस अनन्या, मिस सिद्धांत, मैं गलत था। मुझे तुम दोनों को छेड़ना नहीं चाहिए था।
मैं मार खाने लायक हूँ। आदित्य ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसके पिता ने कहा था कि अगर उसे माफ़ी नहीं मिली तो वो उसे अपना बेटा नहीं मानेगा। आदित्य ने खुद को थप्पड़ मारा, फिर दोनों के सामने घुटनों पर बैठ गया, बिना इसकी परवाह किए कि वहाँ और लोग भी थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं मार खाने लायक हूँ, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। आदित्य ने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू किया और पलक झपकते उसका चेहरा सूज गया। मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब तक अनन्या और सिद्धांत ने उसे रुकने को नहीं कहा, आदित्य रुका नहीं। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि गलत शख्स से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। भले ही उसके पिता महागुरु हों, फिर भी उसे सिर झुकाना पड़ रहा था। दर्जनों थप्पड़ों के बाद आदित्य की आवाज़ अस्पष्ट हो गई। बस बस, यही ठीक है। अनन्या ने हाथ हिलाया, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। दरअसल अनन्या इस वक्त बहुत उत्साहित थी। ये एक महागुरु का बेटा था। वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग रहा था और उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ भी मारे, लेकिन अनन्या को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया। उसे पता था कि ये सब उसके हस्बैंड की वजह से हुआ। बस उसका नाम ही इतना था कि सामने वाला भारी दबाव महसूस कर ले। रोहित कुलकर्णी ने शुरू से आखिर तक एक शब्द नहीं बोला। भले ही उसे अपने बेटे के लिए दुख और गुस्सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। कई बार उसे सचमुच अपने बेटे को थप्पड़ मारकर खत्म करने का मन हुआ। क्यों किसी और को छेड़ा? क्यों शौर्य राठौर को, जो 20 गुरुओं को एक साथ हरा सकता है और अभी का मार्शल आर्ट्स लीडर है? अनन्या की बात सुनते ही रोहित को राहत मिली। दोनों लेडीज, मेरे बेटे को माफ़ करने के लिए शुक्रिया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे मेरे बेटे की माफ़ी के लिए मानसिक मुआवजा समझें। रोहित ने 2 चेक निकाले, हर एक के लिए 50 लाख रुपये। अध्याय 468। पैसे देने के बाद डिप्टी लीडर रोहित चले गए। एक महागुरु स्तर का लीडर किसी जूनियर के सामने सिर झुकाना नहीं चाहेगा, लेकिन अफसोस कोई और रास्ता नहीं था। शौर्य ने 20 गुरुओं को हराकर अपनी खौफनाक ताकत दिखाई थी, जिसने सबका ध्यान खींचा। खबर कि डिप्टी लीडर रोहित अपने बेटे को माफ़ी मांगने ले आए जल्दी फैल गई और अनगिनत लोग हैरान रह गए। इससे अरुणा टंडन और उनके बेटे, जो पहले नवरत्न मंदिर के हॉस्पिटल में पड़े थे, को भी यहाँ लाया गया ताकि वो माफ़ी मांग सकें। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियां फिर से तुड़वाईं, जिसका मतलब था कि पहले का सारा इलाज बेकार गया। लेकिन शौर्य को खुश करने के लिए उन्हें दांत पीसकर ये सहना पड़ा। शौर्य को इन छोटे मोटे लोगों की ज़रा भी परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें थी। न सिर्फ वो आए, बल्कि नवरत्न मंदिर का मास्टर भी आया। उन्होंने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और कहा कि वो अनुशासनहीन थे। हस्बैंड, तुमने राजधानी में कितने लोगों को डरा रखा है? एक और ग्रुप के जाने के बाद अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। ज़्यादा नहीं, बस कुछ लोग पहले गलत बोल गए थे और अब डर रहे हैं कि मैं उनसे बदला लूँगा। शौर्य ने बैंक कार्ड टेबल पर फेंक दिया। ये कार्ड तुम लोग रख लो। शौर्य को इस छोटी मोटी रकम की सचमुच परवाह नहीं थी। जब लोग माफ़ी मांगने आए हैं तो बिना पैसे के कैसे चलेगा? मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। लो, एक किस। अनन्या ने शौर्य को गले लगाकर चूमा। दूसरी तरफ सूर्यनगर के राठौर खानदान की राजधानी में हवेली, नंदिनी मल्होत्रा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन यादव था, लेकिन इस बार रोहन में पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। उसकी सारी एनर्जी जैसे निकल चुकी थी। मिस नंदिनी, कृपया हमारे यादव खानदान की मदद करें। बस इतना करें कि संघ लीडर शौर्य कोई कदम न उठाए और हमारा खानदान आपकी हर शर्त मानेगा। रोहन नंदिनी के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। जब से शौर्य के ताकतवर महागुरु होने की खबर फैली, यादव खानदान को पता चला कि रोहन ने नंदिनी को नज़रबंद किया था। उन्होंने तुरंत उसे रिहा किया और सम्मान के साथ वापस भेजा। मैं कुछ नहीं कर सकती। नंदिनी को भी पता था कि शौर्य मार्शल आर्ट्स का लीडर बन गया है। ये खबर सुनकर वो हैरान थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पुराना क्लासमेट इतना ताकतवर है। 5 साल बाद मुलाकात हुई थी। पहले उसे लगा था कि शौर्य की जिंदगी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अब नंदिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि शौर्य की जिंदगी अच्छी नहीं थी, बल्कि उसे ऐसा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। महागुरु, एक ही कदम में वो टॉप पर पहुंच गया और अब वो मार्शल आर्ट्स का लीडर बन चुका था। नंदिनी सोच भी नहीं सकती थी कि इन 5 सालों में उसके पुराने क्लासमेट ने क्या क्या देखा होगा। ये जानकर कि शौर्य यादव खानदान को खत्म करना चाहता है, नंदिनी का दिल गर्म हो गया। ऐसा करने की हिम्मत भला कौन करता, लेकिन उसके पुराने क्लासमेट शौर्य ने ऐसा ही किया। आपके पास रास्ता है, हमारे यादव खानदान की मदद करें। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। संघ लीडर शौर्य आपको पसंद करते हैं, अगर आप कहेंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ। रोहन ने जमीन पर सिर पटका। उसे सुसाइड की बात सोचकर डर और बेचैनी हो रही थी। रोहन, जिसने दुनिया की सारी ऐशो आराम देखी थी, इतनी कम उम्र में सुसाइड करने को तैयार कैसे हो सकता था?
विरोध कैसे करता? यादव खानदान ने पहले ही कह दिया था कि ये सारा मसला उसने खड़ा किया है और अगर वो इसे सुलझा नहीं पाया तो वो कभी खानदान में वापस नहीं आ सकता। मुझे पता है मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया मेरी मदद करें। रोहन ने सिर पटकना जारी रखा, भले ही उसका माथा खून से लथपथ हो गया। अब चेहरा कोई मायने नहीं रखता था। आखिरकार नंदिनी का दिल पिघल गया। ठीक है, मैं शौर्य से बात करूंगी, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। नंदिनी ने आखिरकार हामी भरी। रोहन खुशी से उछल पड़ा, शुक्रिया मिस नंदिनी। नंदिनी चतुर्वेदी होटल पहुंची और आसानी से शौर्य से मिली। जब दरवाजा खुला तो उसे खोलने वाला शौर्य नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी। अचानक नंदिनी को वहां से चले जाने का मन हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन कमरे में दो लड़कियों को देखकर उसे अजीब सा लगा। दृश्य को देखकर माहौल कुछ ज्यादा ही इंटीमेट लग रहा था। ये मेरी दोस्त हैं, शौर्य ने समझाया। नंदिनी आखिरकार रुक गई, क्योंकि शौर्य ने उसे रोक लिया। अनन्या नायर और सिद्धांत झा ने भी हालात समझे, खासकर ये सुनकर कि वो पुरानी क्लासमेट हैं। वो हंसते हुए साथ में शॉपिंग के लिए निकल गईं। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लोगों को मारने की बात हो तो शौर्य दबंग हो सकता है, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो शौर्य हमेशा इतना दबंग नहीं रहता। तुम्हारी वजह से, मास्टर शौर्य, संघ लीडर शौर्य। नंदिनी मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल बाद तुम आसमान छू लोगे। लक और इत्तेफाक, मानोगी? नंदिनी ने आंखें झपकाईं। हाँ, मानूंगी। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शानदार हो। हमारी क्लास की पुरानी दोस्त एक फीमेल नाइट बन गई। हाँ, शौर्य ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर नंदिनी का मूड ठीक हो गया और जल्द ही वो हंसने लगी। पहले जो हल्की सी नाराजगी थी वो भी गायब हो गई। वैसे तुम सचमुच यादव खानदान से निपटने वाले हो? क्या तुम यहाँ उनके लिए लॉबिंग करने आए हो? नंदिनी ने धीरे से कहा। दरअसल तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही सिर झुका लिया है और परमगुरु तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परमगुरु और उन प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों को नाराज करो। शौर्य ने ये सुना तो उसे पता चला कि उसकी पुरानी क्लासमेट ज्यादा सोच रही थी। लेकिन इस मसले पर बात करना आसान नहीं था। वो ये तो नहीं कह सकता कि वो एक मिशन पूरा करने गया था जिसकी वजह से यादव खानदान मुसीबत में पड़ गया। अगर वो ऐसा कहता तो कौन यकीन करता? बिल्कुल कोई नहीं। शौर्य को यकीन था कि बाहर सबको लगता है कि वो अपनी प्यारी औरत के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। क्या बहाना दे? शौर्य उलझन में था। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा तभी से पसंद करता हूँ। यादव खानदान ने मेरी औरत को छीना तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। कौन मना करेगा? अगर परमगुरु भी आए तो भी यही होगा। शौर्य ने नंदिनी को प्यार भरी नजरों से देखा। नंदिनी का दिमाग भी खाली हो गया। सच कहें तो उसका दिल पहले शौर्य के लिए थोड़ा धड़कता था, लेकिन उसने इसे हमेशा अपने दिल में दबा रखा था। इस बार शौर्य ने उसके लिए यादव खानदान से टक्कर ले ली। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। अब वो परमगुरु को नाराज करने का रिस्क ले रहा था, और वो भी यादव खानदान के खिलाफ। वजह कि वो उसे पसंद करता है। पता नहीं क्यों नंदिनी के दिल में मिठास घुल गई। शौर्य ने जैसे ही नंदिनी का एक्सप्रेशन देखा उसे पता चला कि उसके शब्द काम कर गए। वैसे भी यादव खानदान कोई अच्छा खानदान नहीं है। ये वजह जायज है। एक मास्टर और मार्शल आर्ट्स लीडर होने के नाते वो यादव खानदान से निपट सकता है। कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? तुम सचमुच मुझे पसंद करते हो? नंदिनी ने शौर्य को देखा और उसकी आवाज में हल्की सी काम थी। बिल्कुल। शौर्य मुस्कुराया और बोला, जो भी मेरी पसंद की औरत को छूने की हिम्मत करेगा और उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है, मैं उसे जिंदगी भर पछतावा करवाऊंगा। तुम सचमुच बहुत दबंग हो। अगर मर्द दबंग ना हो तो मर्द कैसा है ना? नंदिनी हंस पड़ी। तब तुम इतने पॉपुलर नहीं थे। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किससे बात हो रही है। यादव खानदान को बोल दो ये बात नहीं बदलेगी। मैं 3 दिन बाद उनके दरवाजे पर आऊंगा। अध्याय 469। नंदिनी उस रात नहीं रुकी। रोहन यादव, जो खबर का इंतजार कर रहा था, उसे बुरी खबर मिली। मैंने तुमसे कहा था, मेरा क्लासमेट इस बात पर अड़ा हुआ है और मैं कुछ नहीं कर सकती। ये खबर रोहन के लिए आकाश से गिरी बिजली की तरह थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। पहले राजस्थान किले पर जो कुछ हुआ वो अब इतनी छोटी बात लग रही थी। रोहन को सचमुच खुद को थप्पड़ मारने का मन हो रहा था। नंदिनी का रास्ता काम नहीं आया तो रोहन को शर्मिंदगी के साथ वापस लौटना पड़ा और अपने खानदान को ये खबर देनी पड़ी। यादव खानदान, जो राजधानी के प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदानों में तीसरे नंबर पर था, अब अपनी पुरानी शान खो चुका था। सबको लग रहा था कि उनके सिर पर काले बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी तूफान आ सकता है। वो ताकतें जो पहले यादव खानदान पर निर्भर थीं, अब हलचल में थीं। प्राचीन मार्शल आर्ट्स खानदान जो पहले अच्छे रिश्तों में थे, अब मजे लेने की तरह तमाशा देख रहे थे।
लगता है नंदिनी मल्होत्रा के जरिए शौर्य को मनाने का आइडिया काम नहीं करेगा। ध्रुव यादव अपने बेटे रोहन को थप्पड़ मारकर खत्म करना चाहता था। बस जलन की वजह से उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब पूरा यादव खानदान राजधानी में सुर्खियों में था। कोई ऐसा नहीं था जो यादव खानदान पर नजर न रखे, और कोई नहीं जानता था कि कितने लोग यादव खानदान को बर्बाद होते देखना चाहते थे। रोहन ने सिर झुका लिया और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। इसमें छोटे रोहन को दोष मत दो। मुझे लगता है शौर्य हमारे साथ जानबूझकर पंगा ले रहा है। अगर ये वाकया नहीं हुआ होता तब भी वो ऐसा ही करता। नवीन यादव ने पीले चेहरे के साथ कहा। उस जंग में नवीन घायल हो गया था और वो भी इंटरनल इंजरी थी। ठीक होने में वक्त लगने वाला था। तो अब क्या करें? क्या हम इंतजार करें कि शौर्य आए और हमें मार डाले? 20 गुरु उसके सामने नहीं टिके। हमारा यादव खानदान के एक एल्डर ने कहा, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। परम गुरु जरूर सामने आएगा। जब तक परम गुरु है वो शौर्य राठौर कितना भी बड़ा क्यों न हो कुछ नहीं कर पाएगा। यादव खानदान के एल्डर्स आपस में बात कर रहे थे। अब उनकी एकमात्र उम्मीद परम गुरु था। ये सच है कि परम गुरु शौर्य को दबा सकता है, लेकिन हमें भी तैयार रहना चाहिए। नवीन यादव ने कहा, मुझे लगता है हम 100 मर्सिनरीज की एक टोली बुला सकते हैं जिनके पास हर तरह के हथियार हों। अगर शौर्य हिम्मत करके आए तो हम उसे छलनी कर देंगे। चाहे योद्धा कितना भी ताकतवर हो, वो योद्धा ही है। क्या वो आसमान में उड़ सकता है या जमीन में छिप सकता है? मॉडर्न हथियारों के सामने योद्धा उतने ताकतवर नहीं होते जब तक कि वो कोई सीक्रेट हेड कटिंग ऑपरेशन न कर रहे हों। लेकिन अगर पहले से तैयारी हो तो चाहे कोई भी आए उसका अच्छा हाल नहीं होगा। पता नहीं कितने ताकतवर योद्धा गोलियों के सामने मर गए। जब नवीन ने ये सुझाव दिया किसी ने विरोध नहीं किया। जैसा कहा गया, अगर शौर्य हिम्मत करके आए तो 100 मर्सिनरीज उसे हॉट वेपन्स की ताकत जरूर दिखाएंगे। कोई भी योद्धा कभी 100 मर्सिनरीज की टोली का हमला नहीं झेल पाया। तब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये इंतजाम किया जा सकता है। सबको यादव खानदान की सबब्स वाली पुरानी हवेली में भेज दो ताकि शौर्य को मौका मिले। ध्रुव यादव भी शौर्य को मारना चाहता था। अगर वो आया तो उसकी मौत पक्की थी। अगर नहीं आया तो और अच्छा। यादव खानदान ऐसा दुश्मन नहीं चाहता था। अनन्या और सिद्धांत चतुर्वेदी होटल वापस आई और कभी नहीं पूछा कि नंदिनी और शौर्य के बीच क्या रिश्ता है। शौर्य जैसा ताकतवर शख्स अंधेरे में एक रोशनी की तरह है जो अनगिनत जीवों को अपनी तरफ खींचता है। एक औरत ज्यादा हो या कम, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगली सुबह शौर्य अभी भी दोनों खूबसूरत लड़कियों को गले लगाए सो रहा था। परम गुरु के लोग आखिरकार पहुंच गए। आने वाला सिद्धार्थ राठौर था, परम गुरु का बड़ा बेटा। वो परम गुरु का सबसे बड़ा बेटा और एक ताकतवर जूनियर महागुरु था। ये शौर्य राठौर तो बहुत घमंडी है। उसके पिता भी ऐसे ही हैं। सिद्धार्थ ने शौर्य को हल्के में लिया, भले ही वो मार्शल आर्ट्स का लीडर बन गया हो। खबर कि एक शख्स ने 20 गुरुओं को हराया उसे सील कर दिया गया था। लेकिन बड़े बेटे होने के नाते सिद्धार्थ को इसकी जानकारी थी। संघ लीडर शौर्य तुम हो। सिद्धार्थ की उम्र करीब 45 साल थी, लेकिन वो 30 की शुरुआत में लगता था। उसने दरवाजा विनम्रता से खटखटाया। अगर कोई आम आदमी होता तो उसे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कमरा बहुत शांत था। सिद्धार्थ इस बार एक मिशन के साथ आया था और उसे किसी भी कीमत पर शौर्य को मनाना था कि वो कोई कदम न उठाए। संघ लीडर शौर्य तुम हो। 3 बार चिल्लाने के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक बिना मेकअप वाली औरत दिखी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्हें आराम चाहिए, तुम लोग दोपहर में वापस आना। सिद्धार्थ को उस वक्त दरवाजा लात मारकर खोलने का मन हुआ, लेकिन उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। वो शख्स अपने पिता के बाद सबसे ताकतवर था और सिद्धार्थ उससे बेवजह पंगा नहीं लेना चाहता था, खासकर तब जब ये शख्स हिंसक और अनप्रेडिक्टेबल था। अगर जरा सी गलती हुई तो उसे भुगतना पड़ता। ठीक है, कृपया संघ लीडर शौर्य को बता देना कि हम दोपहर में वापस आएंगे। जब लोग ऐसा कह चुके थे तो सिद्धार्थ भला और क्या कर सकता था। दोपहर में सिद्धार्थ फिर आया, इस बार सिर्फ एक शख्स के साथ। इस बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई उसे खोलने आया। तुम मेरे हस्बैंड से मिलने आए हो ना? वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलने वाली सिद्धांत झा थी। स्वीट के लिविंग रूम में सिद्धार्थ ने शौर्य राठौर से मुलाकात की, एक ऐसा शख्स जिसका उसका ही सरनेम था। वो भी एक मास्टर था, लेकिन 20 गुरुओं को अकेले हरा सकता था। मैं तुम्हें जानता हूँ, परम गुरु का बड़ा बेटा सिद्धार्थ राठौर। जो कहना है बोल दो, मुझे अपनी वाइफ के साथ बाद में शॉपिंग पर जाना है। सिद्धार्थ के बोलने से पहले शौर्य ने पहले बात शुरू की और उसकी आवाज में एक ऐसी दबंग गई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। ये सुनकर लोग असहज हो जाते थे और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। संघ लीडर शौर्य, मैं अपने पिता की बात बताने आया हूँ। वो चाहते हैं कि तुम यादव खानदान को छोड़ दो। आखिर यादव खानदान ने भी भारत के लिए बहुत योगदान दिया है।
सिद्धार्थ ने कहा। शौर्य सोफे पर टिका हुआ था। अगर मैं यादव खानदान को खत्म करने की जिद करूं तो? सिद्धार्थ को जब आया था तब उसे लगा था कि ये मसला बहुत आसान होगा। आखिर उसके पिता परमगुरु थे और भारत के नंबर 1 युद्ध देवता। कोई भी उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करता, यहाँ तक कि पश्चिमी ताकतवर लोग भी सावधान रहते थे। परमगुरु के लिए एक महागुरु को मारना उतना ही आसान है जितना मुर्गी या भेड़ को मारना। सिद्धार्थ को यकीन था कि कोई भी समझदार इंसान जानता है कि क्या चुनना है। अगर संघ लीडर शौर्य यादव खानदान को खत्म करने की जिद करते हैं तो मैं अपने पिता की तरफ से तुम्हें रोकूंगा, सिद्धार्थ ने गहरी आवाज में कहा। मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम यादव खानदान से झगड़ा करो। हाँ, परमगुरु इतना बड़ा है क्या? नंदिनी मल्होत्रा मेरी औरत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? शौर्य ने ठंडी हंसी हंसी। जा अपने परमगुरु को बोल दे, या तो वो मुझे रोकने आए या फिर कोई भी हालात नहीं बदल सकता। यादव खानदान की बर्बादी तय है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाया। किसी ने भी उससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। ये पूरी तरह परमगुरु का अपमान था। मैं अपने पिता को ये बात बताऊंगा। सिद्धार्थ मुड़ा और चला गया। सबकी नज़रें चतुर्वेदी होटल पर थीं। खबर कि परमगुरु का बड़ा बेटा सिद्धार्थ संघ लीडर शौर्य से मिलने गया जल्दी फैल गई। उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से सबको पता चल गया कि बातचीत फेल हो गई थी, जो किसी की उम्मीद से परे था। बातचीत फेल हो गई, अब कुछ बड़ा होने वाला है। संघ लीडर शौर्य इतना दबंग है कि उसने परमगुरु की बात तक नहीं मानी। क्या वो सचमुच यादव खानदान पर हमला करने वाला है? सुना है यादव खानदान के टॉप लीडर सबब्स की पुरानी यादव हवेली में चले गए हैं। अध्याय 470 राजधानी एक हवेली में। सिद्धार्थ शौर्य की बात लेकर वापस आया। पिता, ये शौर्य राठौर हद से ज्यादा है। आप परमगुरु हैं, वो है क्या? हाँ, उसने 20 महागुरुओं को हराया तो क्या? सिद्धार्थ को शौर्य से बहुत चिढ़ थी। असल में वो शौर्य से जलता था और उसकी तारीफ सुनकर उसे जलन होती थी। उसे लगता था कि शौर्य इतना युवा है लेकिन उसमें खुद से ज़्यादा पोटेंशियल है, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। वापस आने के बाद वो शौर्य की बुराई करता रहा। अगर उसके पिता उस शख्स को दबा सकें तो सबसे अच्छा होगा। तुम्हें यकीन है कि उसने ऐसा कहा? अश्विन सेनगुप्ता को असल में इस रिजल्ट की उम्मीद पहले से थी। हाँ, वो बहुत अहंकारी था। अश्विन ने अचानक शांत स्वर में कहा, मुझे इस मसले की जानकारी है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था लेकिन अपने पिता का एक्सप्रेशन देखकर उसने हिम्मत नहीं की। वो अपने पिता का टेम्पर अच्छे से जानता था। भले ही वो अब एक मास्टर हो, फिर भी वो उनके सामने छोटा ही था। शौर्य, क्या तुम मेरी लिमिट को चैलेंज कर रहे हो? परमगुरु के बड़े बेटे ने दखल दिया और मामला खराब मूड में खत्म हुआ। ये खबर तुरंत फैल गई। ये खबर यादव खानदान के कानों तक भी पहुंची। इस वक्त यादव खानदान के 3 महागुरु सब यादव की पुरानी हवेली में मौजूद थे। लगता है शौर्य सचमुच हम पर हमला करने वाला है, ध्रुव यादव ने ठंडी हंसी हंसी। उसने पहले ही लोगों से कांटेक्ट कर लिया था और वो रातों रात पहुंच सकते थे। अगर शौर्य उस वक्त यादव खानदान की पुरानी हवेली में हिम्मत करके आया तो उसकी मौत पक्की थी और जीवित बचने की कोई संभावना नहीं थी। वो शख्स इतना अहंकारी है। उसने परमगुरु की बात तक नहीं मानी। मुझे यकीन है परमगुरु खुद कदम उठाएगा। 3 महागुरु भी यादव की पुरानी हवेली में थे। आधी रात को यादव खानदान की पुरानी हवेली में मेहमानों का एक ग्रुप आया। इस बार मेहमानों की संख्या ज़्यादा थी और अच्छी बात यह थी कि ये सबब्स में था, तो रात में आए इस ग्रुप पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। यादव खानदान की पुरानी हवेली के खुले मैदान में 100 मर्सिनरीज गाड़ियों से उतरे। हर एक की कद काठी तगड़ी थी, कोई काला कोई गोरा। बस यूं ही खड़े होने में भी सबको जबरदस्त प्रेशर महसूस हो रहा था। मिस्टर ग्रेगोर डिसूजा का स्वागत है। ध्रुव यादव ने पहल करके उनका स्वागत किया। प्रिय ध्रुव, काफ़ी वक्त बाद मिले। ग्रेगोर एक गोरा था, लगभग 2 मीटर लंबा, तगड़ा बदन और अफ्रीका में बहुत फेमस। पिछली मुलाकात को 3 साल हो गए। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। 3 साल और 5 महीने, ग्रेगोर ने शुद्ध हिंदी में कहा। सुना है तुम एक मास्टर से निपटना चाहते हो, तो मैंने अपना शेड्यूल कैंसिल कर दिया और अपने कुछ वेटन्स को लेकर आया। हाँ, एक मास्टर, देह सिद्ध गुरु। अगर हम उसे मार देते हैं तो तुम्हारी मर्सिनरी ग्रुप की रेप्यूटेशन बहुत बढ़ जाएगी। ये एक अच्छा बिजनेस है ना? ध्रुव ने हंसते हुए कहा। ग्रेगोर हंसा और अपने होंठ चाटे। महागुरु, मुझे पसंद है। इंटरनेशनल मर्सिनरीज होने के नाते रहस्यमयी पूर्वी देश उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ की सरकारी ताकत बहुत मजबूत थी। अगर यादव खानदान ने इस बार कांटेक्ट न किया होता और कोई प्रॉब्लम न होने की गारंटी न दी होती तो वो नहीं आता। जब ग्रेगोर को पता चला कि एक ताकतवर महागुरु को मारने की बात है तो उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसने इसे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका समझा। महागुरु पश्चिम में भी एक बड़ा नाम है।
इस बार का इनाम भी काफी बड़ा था। महागुरु को मारने के लिए उसे 10 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला था। मेरी जरूरत की हर चीज तैयार है। सब कुछ तैयार है, महागुरु परसों यहाँ होगा। शौर्य ने सिद्धांत झा के साथ 2 दिन बिताए। तीसरा दिन सुबह सुबह पूरा हो गया। दरअसल अब चौथे दिन की आधी रात हो चुकी थी। शौर्य एक्शन लेने के लिए तैयार था। दिन में हमला करने का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता तो शौर्य ने रात में ही ये करने का फैसला किया। वैसे भी उसके लिए दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं था। एक उड़न तलवार के साथ शौर्य चतुर्वेदी होटल से निकला और सबब्स की तरफ रवाना हुआ। यादव खानदान का पुरानी हवेली में जाना कोई सीक्रेट नहीं था। शौर्य को ये अच्छे से पता था। पीछे हटकर आगे बढ़ना, शौर्य को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और उसने यादव खानदान का शुक्रिया अदा किया कि वो इतनी दूर शोर शराबे से अलग जगह चले गए। इससे उसे एक्शन लेने में बहुत आसानी होने वाली थी। अब चौथा दिन हो गया। वो संघ लीडर शौर्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। कमाल है, क्या उसे परमगुरु से डर लग गया? चतुर्वेदी होटल के बाहर अनगिनत जासूस नजर रखे हुए थे। ये एक बड़ा मामला था। राजधानी में हालात बदलने की बात थी। सब बारीकी से देख रहे थे। अगर यादव खानदान से सचमुच निपट लिया गया और परमगुरु ने कोई कदम नहीं उठाया तो इसके बाद लोग संघ लीडर शौर्य के प्रति अपना रवैया बदल देंगे। वो एक बड़ा भगवान बन जाएगा। यादव खानदान की पुरानी हवेली बहुत बड़ी थी। एक खूबसूरत जगह पर शौर्य आसमान में खड़ा था और नीचे यादव खानदान की पुरानी हवेली को देख रहा था। हाँ, यादव खानदान ने सचमुच भारी खर्चा किया है। मर्सिनरीज बुलाए, रॉकेट लॉन्चर्स और माइंस तैयार किए। क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? अपनी आत्मचेतना से आसपास का जायजा लेते हुए शौर्य को यादव खानदान की पुरानी हवेली का पूरा हाल साफ दिख रहा था। मानना पड़ेगा, यादव खानदान ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। बाकी चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ मर्सिनरीज की क्वालिटी ही बहुत हाई थी। उन्होंने यादव खानदान की पुरानी हवेली को सजा दिया था और कई हाईटेक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था, जैसे सर्विलांस कैमरे और इंफ्रारेड किरणें। 100 मर्सिनरीज को बिखेर दिया गया था और उन्होंने यादव खानदान की पुरानी हवेली में 3 ब्लॉकेड लाइन्स बनाई थीं। साथ ही यादव खानदान के गुरु भी कमान संभाले हुए थे। 3 नहीं बल्कि 6 गुरु। यादव खानदान की ताकत को देखते हुए 3 और गुरुओं को बुलाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। 6 महागुरु, ये तो काफी बड़ा लाइनअप था। मर्सिनरीज ही तो हैं। हवेली के आंगन में परमगुरु अश्विन सिंह गुप्ता सो नहीं रहे थे। ये यादव खानदान का मसला था तो उन्हें ध्यान देना ही था। हर 15 मिनट में खबर आ रही थी। लगता है वो छोटा लड़का समझ गया है। महागुरु संघ के कुछ लोग भी चतुर्वेदी होटल पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शौर्य यादव खानदान की पुरानी हवेली पहुंच गया होगा। नजर रखो, यादव खानदान पर भी बारीकी से ध्यान दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। परमगुरु अश्विन के शब्द अभी खत्म ही हुए थे। एक शख्स जल्दी जल्दी अंदर आया। परमगुरु, बड़ी खबर, वो संघ लीडर शौर्य यादव खानदान की पुरानी हवेली पहुंच गया है और अंदर घुस गया है। परमगुरु अश्विन तेजी से खड़े हुए और बोले, अच्छा लड़का, क्या तुम चुपके से चेन्नई में घुसने की कोशिश कर रहे हो? यादव खानदान की पुरानी हवेली, मैं आ गया, तैयार हो। बिना किसी चेतावनी के एक शख्स यादव खानदान की पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। एक जोरदार धमाके के साथ बड़ा लोहे का गेट उड़ गया और आर्टिफिशियल झील में जा गिरा, जिससे अनगिनत पानी के छींटे उड़े। क्या बात है, संघ लीडर शौर्य यहाँ कैसे पहुंच गया? हमारे लोगों का क्या हुआ? उन्हें क्यों नहीं पता चला? ये क्या हो रहा है? हम तो नजर रख रहे थे, कोई नहीं आया। सीक्रेट जासूस और योद्धा सब हैरान रह गए, खासकर कुछ खास ताकतों वाले लोग। उनके चेहरे पर नाखुशी थी। उन्हें ऑर्डर था कि वो हर चीज पर नजर रखें, लेकिन जब शख्स गेट पर पहुंच गया तब उन्हें पता चला। क्या ये उनकी नाकामी नहीं दिखाता? तुरंत परमगुरु को रिपोर्ट करो, जल्दी जल्दी। शौर्य यादव खानदान की पुरानी हवेली पहुंच गया है। कुछ बड़ा होने वाला है। यादव खानदान को शायद खत्म कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। सब शौर्य के तरीकों से हैरान थे। यादव खानदान के लोग इंतजार कर रहे थे और हर पल हर सेकंड तनाव में था। 6 महागुरु इस वक्त सर्विलांस कैमरे के सामने खड़े थे। उनकी नजरें एक शख्स पर थीं और वो शख्स था शौर्य। वो सचमुच आ गया। ध्रुव यादव के अंदर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। अध्याय 471, यादव परिवार का पुराना हवेली। यादव परिवार के गुरु लोग पूरी तरह सतर्क थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह चुपके से और बिना आवाज किए यादव परिवार के फाटक पर आ जाएगा। अगर वो यादव परिवार में घुसा तो उसे तुरंत गोली मार दो। नवीन यादव की आवाज ठंडी थी। ऐसी उपनगरीय जगह पर अगर कोई हंगामा हुआ तो यादव परिवार के पास उसे दबाने के ढेर सारे तरीके थे। ग्रेगोर डिसूजा ने भी निगरानी वीडियो में शौर्य राठौर को देखा और हैरानी से बोला, ये है वो भारतीय महागुरु। इतना जवान है। एक भाड़े के सैनिक समूह का लीडर होने के नाते उसे कई ऐसी गुप्त बातें पता थीं जो आम लोग नहीं जानते, जैसे कि ये महागुरु जिसके बारे में उसे अच्छे से जानकारी थी। वो महागुरु कोई 45 साल का होना चाहिए।
30 की उम्र में महागुरु बनना दुर्लभ है, लेकिन ये लड़का तो असामान्य रूप से जवान है। अगर मुझे नहीं पता होता कि सामने वाला एक गुरु है तो मैं समझता कि ये कोई कॉलेज स्टूडेंट है। वो सचमुच बहुत जवान है। उसे मारना और भी मजेदार होगा, है ना? नवीन यादव ने ठंडी हंसी हंसी। एक भविष्य का महागुरु, इसे मारने का कितना बड़ा गर्व होगा। हम भारतीयों में एक कहावत है कि जो जीनियस बड़ा नहीं हो पाता वो कभी जीनियस नहीं कहलाता। ग्रेगोर ने अपने होंठ चाटे और बोला, इस आदमी को मेरे हवाले कर दो। वो अंदर आ रहा है। क्या वो शौर्य राठौर है? उसने अकेले 20 गुरुओं को हराया। वो महागुरु से नीचे का नंबर 1 योद्धा है। दूर एक ऊंची ढलान पर कई पुरुष और महिलाएं एक साथ खड़े थे। पास ही यादव परिवार की पुरानी हवेली को देख रहे थे। वो काफी जवान है और उसका गुस्सा भी गजब का है। उसने कहा कि वो यादव परिवार को ठीक करेगा और सचमुच कर रहा है। मुझे लगता है कि यादव परिवार अब खून की उल्टी कर रहा होगा। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? पता नहीं ये संघ लीडर शौर्य में इतनी काबिलियत है या नहीं। कहीं वो खुद ही इस जाल में न फंस जाए। ये लोग सब उत्साह से भरे हुए थे। कैप्टन, हम कब शुरू करेंगे? युवक के पीछे थोड़ा दूर एक उदास मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था, जैसे कोई जहरीला सांप। उसकी ठंडी आंखें डरावनी थीं। जल्दी मत करो, पहले देखते हैं। ये लोग सुपरपावर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। हर एक के पास खास शक्तियां थीं। वो महागुरु के आदेश पर यहाँ आए थे। वो अंदर आ रहा है। शौर्य राठौर ने एक जोरदार लात से लोहे का फाटक खोल दिया। एक तेज धमाके के बाद उसने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया और यादव परिवार की पुरानी हवेली में घुस गया। धान्य धान्य। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, दूर से एक स्नाइपर राइफल ने गोली चलाई और 2 गोलियां उसकी तरफ आईं। निशानेबाज भी उस्ताद था, उसने किसी को तैयारी का मौका नहीं दिया। दूर की ऊंची जगह से स्नाइपर ने गोली चलाई। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट को निपटाया था, और हर बार वो एक गोली में काम तमाम कर देता था। पीले चमड़े वाला बंदर, तुम पहले इंसान हो जो इतने ठीक तरीके से अंदर आया। तुम्हें मेरे हाथों मरना ही था। स्कोप से देखते हुए स्नाइपर को गर्व महसूस हो रहा था। ये क्या है? अचानक एक सफ़ेद रोशनी चमकी और स्नाइपर का होश उड़ गया। उसका पूरा सिर धड़ से अलग हो गया और गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा, जिसने जमीन को लाल कर दिया। दूसरे स्नाइपर की आंखें भी धुंधली पड़ीं और उसका सिर भी गायब था। वो आंखें खुली रखकर मर गया। शौर्य राठौर की आकृति धुंधली होने लगी और वो हिलने डुलने लगा। स्नाइपर की गोली से बचता हुआ फिर भी धीरे धीरे चलता रहा। उसने गोली से बच लिया। ये कैसी बॉडी मूवमेंट है? कमाल की है। मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। दूर खड़े लोग भी हैरान रह गए। उसे स्नाइप किया गया, लेकिन वो इतनी आसानी से बच गया। ये वाकई अजीब है। गोली चलाओ और इस लड़के को मार डालो। ग्रेगोर बाहर दौड़ा और खुद कमांड लेने लगा। चूंकि यादव परिवार ने कहा था कि कोई कसर नहीं छोड़नी, तो पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। पूरा यादव परिवार अचानक शांत हो गया। पहली 2 गोलियों के अलावा कोई और आवाज नहीं थी, जैसे सब कुछ खामोश हो गया हो। किसी ने नहीं देखा कि जहां भाड़े के सैनिक छिपे थे, वहां एक सफेद रोशनी पानी की तरह बह रही थी, और जहां भी वो गुजरी, सिर जमीन पर गिर गए। यादव परिवार की पुरानी हवेली इतनी नजदीक थी कि उड़न तलवारों से बचाव असंभव था। उनकी गर्दनें चुपके से कट गईं, सिर्फ उनकी खुली आंखें रह गईं। क्या हुआ? गोली क्यों नहीं चली? अब गोली चलाओ। तुम लोग कर क्या रहे हो? ग्रेगोर पहले तो आत्मविश्वास से भरा था। एक पूर्वी गुरु को मारना कितना बड़ा सम्मान होगा। बस पश्चिम में जाकर इसका प्रचार करो और वो मशहूर हो जाएगा, साथ ही कीमत बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। वॉकी टॉकी पकड़े ग्रेगोर का चेहरा अब बदल गया था। आदेश देने के बाद पूरा यादव परिवार शांत हो गया, जो सामान्य नहीं था। ग्रेगोर जानता था कि उसके साथ आए लोग सभी उस्ताद सैनिक थे, लेकिन अब वो खामोश थे और उसे डर लगने लगा। इतने कम समय में इतने सारे लोगों को कौन मार सकता है? बाहर देख रहे लोग भी इस पल हैरान रह गए। क्या हो रहा है? क्या यादव परिवार ने भाड़े के सैनिकों का एक ग्रुप नहीं बुलाया था? गोली नहीं चली, ये क्या माजरा है? क्या उसे संघ लीडर शौर्य ने मार डाला? ये कैसे मुमकिन है? सब लोग परेशान थे। अगर ये सच था, तो संघ लीडर शौर्य बहुत ताकतवर था। उसके पास हथियारों से लैस करीब 100 उस्ताद सैनिक थे। कैप्टन, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उत्सुक हो गए। अमित, तुम्हारी छिपने की कला बहुत अच्छी है। अंदर जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। मिडिल एज्ड कैप्टन ने ठंडी आवाज में कहा। मैं अभी जाता हूँ। एक 20 साल का युवक अचानक धुंधला हो गया, आसपास की अंधेरी रात में घुल गया और यादव परिवार की पुरानी हवेली की तरफ चुपके से बढ़ने लगा। अमित तेजी से आगे बढ़ा और आसानी से यादव परिवार की हवेली में घुस गया, एक छोटे जंगल के रास्ते से। खून की गंध आ रही है। अमित खून की गंध की तरफ चुपके से बढ़ा। इस शक्ति ने उसे अंधेरे में अजेय बना दिया था और कोई भी उसकी मौजूदगी को भांप नहीं सकता था, खासकर इस समय। जब अमित ने घास में कई बिना सिर की लाशें देखीं, उसका चेहरा अचानक बदल गया।
कैप्टन, वो भाड़े के सैनिक मर चुके हैं। सबके सिर कटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक पल में मारे गए। अमित ने आसपास देखा और कोई निशान नहीं मिला। लेकिन 5 सैनिक एक साथ मरे थे, सबके सिर गायब थे और हवा में खून की गंध भरी थी। समझ गया, और देखो। मिडिल एज्ड कैप्टन की उत्सुकता बढ़ गई। खास शक्तियों वाले सदस्यों ने भी आवाज़ सुनी और उत्सुक हो गए। ऐसा तो नहीं कि संघ लीडर शौर्य ने पहले से अपने लोगों को अंदर भेज दिया, या वहाँ कोई और सुपर पावर वाला है जो शौर्य की मदद कर रहा है। मिडिल एज्ड कैप्टन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और सोचने लगा। अमित चुपके से आगे बढ़ा, जाल से बचता हुआ। जब उसने सिरकटी लाशें देखीं तो उसके दिल में डर बैठ गया। मौके की स्थिति से लगता था कि ये लोग एक ही समय में मरे थे, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे लोगों को मारना लगभग असंभव था। ये संघ लीडर शौर्य कितना रहस्यमयी है। अध्याय 472। शौर्य राठौर हवेली के आंगन तक पहुंच गया। यादव परिवार की पुरानी हवेली आज की सीमेंट बिल्डिंग जैसी नहीं थी, बल्कि कई प्रवेश और निकास वाली एक बड़ी प्राचीन हवेली थी जो काफी अनोखी थी। तुमने मेरे लोगों का क्या किया? शौर्य के दरवाजे पर पहुंचते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ग्रेगोर कुछ गोरे लोगों के साथ बाहर दौड़ा, सबके पास सबमशीन गन थीं। ग्रेगोर इस पल सचमुच पागल हो गया था। दर्जनों उस्ताद सैनिक चुपके से मर गए। वो सब उस्ताद सैनिक थे और बस ऐसे ही खत्म हो गए। ग्रेगोर आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गोलियों की एक लहर चली और ग्रेगोर का चेहरा भयानक लग रहा था। दरअसल यादव परिवार के टॉप लीडर भी इस समय शांत नहीं थे। दर्जनों उस्ताद सैनिक तैनात किए गए थे और माइंड ट्रैप भी लगाए गए थे, लेकिन कोई भी ट्रिगर नहीं हुआ। यह अविश्वसनीय था। सबसे डरावनी बात यह थी कि एक पल पहले सब ठीक था और अगले ही पल पूरी तरह खामोशी छा गई। लड़ाई पूरे 1 मिनट तक चली और बाहर सब कुछ तहस नहस हो गया। इतनी गोलियों में कोई लोह पुरुष भी नहीं बच सकता था। आदमी कहाँ है? गोलियां खत्म होने के बाद ग्रेगोर को कोई लाश नहीं दिखी। मैं यहाँ हूँ। एक ठंडी रोशनी चमकी, ग्रेगोर ने अपनी गर्दन पकड़ी, खून का फव्वारा छूटा और वो ढेर हो गया। उसके पीछे के कई गोरे लोग भी उसी पल गिर पड़े। शौर्य ने जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ देखा भी नहीं और इस पुरातन आंगन में घुस गया। ग्रेगोर एकदम बेकार है। नवीन यादव का दिल बैठ गया और उसका शरीर हल्के से कांपने लगा। 100 उस्ताद सैनिक शौर्य को रोक नहीं पाए। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो वो 200 या 300 और सैनिक भेज देता। वो हमारी तरफ आ रहा है। शौर्य आराम से आंगन में टहल रहा था। यादव परिवार की हवेली बहुत अच्छे से सजाई गई थी, हर जगह पुरातन आकर्षण था। रात में भी यादव परिवार की हवेली की भव्यता साफ दिख रही थी। संघ लीडर शौर्य, हमारे यादव परिवार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही वो एक आंगन में घुसा, 6 ठंडी हवाएं अलग अलग जगहों से आईं और उसी वक्त किसी ने गोली चलाई। गोली चलाने वाला एक उस्ताद था जिसने सारी पोजीशन लॉक कर दी थी। शौर्य वही खड़ा रहा और 6 हमले उस पर लगे। 6 गुरु बाहर आए और शौर्य पर 6 जगहों से सीधा हमला किया। अंधेरे में गोली चलाने वाला, जब गोली शौर्य के माथे से 1 इंच दूर थी, अचानक रुक गई, जैसे किसी चीज ने रोक दी हो, और खटाक से जमीन पर गिर गई। 6 गुरु, काफी प्रभावशाली ताकत है। क्या यही तुम्हारे यादव परिवार की पूरी शक्ति है? शौर्य ने अपने होठों का कोना हल्का सा उठाया। ये दृश्य 6 गुरुओं को बहुत डरा गया। बिना किसी सच्ची ऊर्जा की सुरक्षा के और गोली के करीब आने से पहले ही उसने उसे रोक लिया। ये बस अविश्वसनीय था। नहीं, ये लड़का बहुत ताकतवर है। जो 3 गुरु मदद के लिए आए थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो घबरा गए। 6 गुरुओं के साथ साथ पीछे से गोली चलाने वाले के बावजूद कोई भी गुरु इसका सामना नहीं कर सकता था और कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन इस समय संघ लीडर शौर्य बेपरवाह दिख रहा था और उन्हें लगा जैसे वो रुई के गोले पर वार कर रहे हों, कोई ताकत नहीं लग रही थी। ये आदमी बहुत डरावना है। पहले ही पल में 3 गुरु पीछे हट गए। यादव परिवार के 3 गुरु भी डर गए। अगर वो शौर्य को इस तरह भी चोट नहीं पहुंचा सकते तो फिर लड़ाई कैसे जारी रखें? संघ लीडर शौर्य, हम गलत थे। हम अभी चले जाएंगे और इस मामले में दखल नहीं देंगे। हमें यादव परिवार ने बुलाया था। हम सचमुच तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम गलत थे। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया संघ लीडर शौर्य, हमें जाने दो। पीछे हटने वाले 3 गुरुओं ने बार बार दया की भीख मांगी। यहाँ तक कि सबसे नासमझ इंसान भी समझ गया कि उनके सामने वाला शौर्य राठौर बहुत ताकतवर था। पहले उन्होंने सोचा था कि शौर्य और भाड़े के सैनिक आपस में लड़ेंगे और दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। फिर वो हमला करेंगे ताकि दूसरी तरफ को हरा सकें। भले ही शौर्य ने मार्शल आर्ट्स कॉन्फ्रेंस में ताकतवर प्रदर्शन किया और अकेले 20 गुरुओं को हराया, लेकिन फिर भी सब लोग उसे हल्के में ले रहे थे। इस बार उन्होंने शौर्य को दबाने की मंशा से एकजुट होकर उसका सामना किया। आखिर इतना जूनियर लड़का उनसे ऊपर कैसे जा सकता था और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का लीडर बन सकता था? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। लेकिन अब उन्हें पता था कि वो गलत थे, बहुत गलत।
उनके सामने वाला शौर्य अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। खाली हाथों से गोली रोकने वाला कौन हो सकता है? अगर तुमने मुझे मारा तो बस कुछ शब्दों से मामला सुलझ जाएगा। शौर्य ने ठंडी हंसी हंसी और एक मुक्का मारा। 3 मुक्कों की छायाएं दिखीं और 3 गुरु धमाके के साथ पीछे उड़ गए। वो आंगन की दीवार तोड़ते हुए जमीन पर गिरे और मर गए। एक मुक्के में 3 गुरु बुरी तरह घायल हो गए। मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने यादव परिवार को मौका दिया था, लेकिन अफसोस तुमने उसकी कदर नहीं की। शौर्य ने यादव परिवार के 3 कुलपतियों को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। संघ लीडर शौर्य, हमें एक और मौका दो, हम जानते हैं कि क्या करना है। नवीन यादव आखिरकार डर गया। एक मुक्के से 3 गुरुओं को मार सकता है, ऐसा सिर्फ एक महागुरु ही कर सकता है। शौर्य ने शांति से कहा, जिस पल तुमने हमला किया तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। एक और मुक्का। यादव परिवार के 3 महान गुरु पीछे उड़ गए। साधारण गोलियों से न टूटने वाली सच्ची ऊर्जा शौर्य के सामने नाजुक हो गई। हवा में 3 महान गुरु खून के धुंध में फट गए। 3 गुरु मर गए। संघ लीडर शौर्य, तुमने उन्हें कैसे मार दिया? इस समय एक समूह बाहर दौड़ा, जिसकी अगुवाई उदास मिडिल एज्ड आदमी कर रहा था, जो सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन था। वो गुरु थे। जब उदास मिडिल एज्ड आदमी को पता चला कि सारे भाड़े के सैनिक मर चुके हैं, उसने तुरंत लोगों को रोकने के लिए लाया। दुर्भाग्य से वो एक कदम पीछे रह गए और 3 गुरु एक मुक्के में मारे गए। उस दृश्य ने उदास मिडिल एज्ड आदमी और उसके पीछे सुपर पावर वालों को डरा दिया। ताकतवर, बहुत ताकतवर। क्या तुम उनके लिए गुस्सा निकालना चाहते हो? शौर्य पलटा और एक भयानक ठंडक ने सबको जकड़ लिया। उदास मिडिल एज्ड आदमी एक ताकतवर गुरु के बराबर था, लेकिन इस पल उसका शरीर अनायास कांपने लगा और उसके पीछे सुपर पावर वाले तो और भी कमजोर थे, वो भी कांपने लगे। उन्होंने हर तरह के गुरु देखे थे, लेकिन संघ लीडर शौर्य के सामने वो भीड़ों की तरह थे। मैं हिम्मत नहीं करता। उदास मिडिल एज्ड आदमी ने सिर झुकाया और दिल में पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि शौर्य इतना ताकतवर है तो वो यादव परिवार को ईमानदारी से काम करने देता। अब 3 गुरु गंभीर रूप से घायल हुए और 3 गुरु मारे गए, इससे पूरा मार्शल आर्ट सर्कल हिल जाएगा। शौर्य हंसा और बोला, जब तुम यहाँ आए हो तो मैं यादव परिवार को तुम्हारे हवाले करता हूँ। चिंता मत करो संघ लीडर शौर्य, मैं इसे जरूर संभाल लूंगा। उदास मिडिल एज्ड आदमी ने बार बार कहा। शौर्य ने यादव परिवार के लोगों की तरफ देखा भी नहीं। उसने रोहन यादव को देखा, जो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा था। एक धमाके के साथ उसका सिर फट गया। मेरी औरत ऐसी नहीं है कि कोई भी उससे छेड़खानी कर ले। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं जरूर मारूंगा। शौर्य आंगन से बाहर निकल गया, पीछे कांपते हुए लोगों का समूह छोड़कर। उदास मिडिल एज्ड आदमी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। यादव परिवार खत्म हो गया। खास शक्तियों वाले लोग भी सहमति में सिर हिलाए और कई लोग उनकी पूजा करने लगे। एक गुरु को मारना उतना ही आसान है जितना मुर्गी या बत्तख को मारना। ये सिर्फ किंवदंतियों में होता है। अध्याय 473। यादव परिवार खत्म हो गया। जैसे ही यादव परिवार के 3 गुरुओं की मौत की खबर बाहर आई, छोटे बड़े सभी परिवार खामोश हो गए और विशाल यादव परिवार सचमुच रह गया। महागुरु के खतरे के बिना, भले ही यादव परिवार की सरकारी हलकों में अभी भी कुछ ताकत हो, क्या उनके दुश्मन यादव परिवार को छोड़ देंगे? जवाब है नहीं। भारत में गुरु धरती के अमरों की तरह हैं, ऊंचे और शक्तिशाली। भारत को बाहरी दुनिया में डर पैदा करने के लिए इन गुरुओं की जरूरत है, लेकिन एक बार गुरु चले गए तो यादव परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा झटका खाएगा। यादव परिवार के 3 गुरु मरे और 100 भाड़े के सैनिकों के सिर काटे गए। ये भी मार्शल आर्ट सर्कल में खूब फैला। जो भी शौर्य राठौर का जिक्र करता उसके लिए सिर्फ 2 शब्द थे, कमाल का। जो लोग पहले नहीं मानते थे कि शौर्य कार्रवाई करेगा, वो अब एक एक करके चुप हो गए और अब वो पूरी तरह कायल हो गए। ये संघ लीडर शौर्य जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा डरावना है। आंगन में अश्विन सेनगुप्ता अपने मातहतों की रिपोर्ट सुन रहा था। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति पीछे हट गया। कितना हिंसक लड़का है, वो बस ऐसे ही 3 गुरुओं को मार देता है। अश्विन ने लोगों को स्थिति पर नजर रखने और अगर कोई खतरा हुआ तो शौर्य को रोकने के लिए तैनात किया था। उसे विश्वास था कि शौर्य जानता है कि क्या करना है, लेकिन उसने लड़के के तरीकों को कम आंका। यादव परिवार के 3 सबसे ताकतवर गुरु आसानी से मार दिए गए। लगता है मुझे सचमुच शौर्य से बात करनी होगी। अश्विन खड़ा हुआ, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। शौर्य राठौर ने यादव परिवार के 3 गुरुओं को निपटाया और साथ ही रोहन यादव को भी मारा। उसने नवीन यादव को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार डाला। फिर उसने अंधेरे में भू संचालन विद्या का इस्तेमाल किया और यादव परिवार से निकल गया। ये स्वाभाविक रूप से सबके लिए एक रहस्य बन गया। कोई नहीं जानता कि शौर्य कैसे निकला, जिसने और रहस्य जोड़ दिया। संघ लीडर शौर्य ने अपनी पोजीशन पक्की कर ली। अगर इस समय कोई संघ लीडर शौर्य पर सवाल उठाने की हिम्मत करता तो यादव परिवार सबसे अच्छा उदाहरण था।
यादव परिवार से निकलने के बाद शौर्य चतुर्वेदी होटल वापस आ गया। अगले दिन राजधानी के सारे बड़े परिवार मिलने आए। चतुर्वेदी होटल का भव्य लॉबी लोगों से खचाखच भरा था और जो लोग स्थिति नहीं जानते थे उन्हें लगा कि कुछ बड़ा हुआ है। जिन परिवारों का पहले शौर्य से झगड़ा हुआ था, जैसे कि 10 प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार, नहीं, अब 9 प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार बचे हैं। राठौर खानदान को छोड़कर बाकी सब आए। साथ ही उन्होंने तेजी से यादव परिवार के खिलाफ कार्रवाई की। रातों रात यादव परिवार के सारे सीधे वंशज खत्म कर दिए गए और उनकी सरकारी ताकत भी निशाने पर आई और एक एक करके जांच के लिए ले जाए गए। यादव परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। शौर्य ने इन लोगों से मुलाकात नहीं की, बल्कि किसी को एक संदेश देने भेजा। जो बीत गया वो बीत गया, अगर भविष्य में फिर ऐसा हुआ तो बात अलग होगी। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। उन्हें सचमुच डर था कि शौर्य उनके दरवाजे पर आ जाएगा। क्या उन्होंने यादव परिवार की स्थिति नहीं देखी? वो बस ऐसे ही नष्ट हो गया। एक विशाल राक्षस ढह गया। शौर्य ने अनन्या नायर और सिद्धांत झा के साथ कुछ दिन यात्रा की और फिर राजधानी छोड़ने की तैयारी की। शाम को जब वो वापस आया तो चतुर्वेदी होटल के लॉबी में कोई उसका इंतजार कर रहा था। परम गुरु मुझे खाने पर बुलाना चाहते हैं। आदित्य कुलकर्णी को देखकर, जो उसके सामने खड़ा था, शौर्य ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, कृपया मुझे ये सम्मान दें, संघ लीडर शौर्य, आदित्य कुलकर्णी ने सम्मान से कहा। अब वो पूरी तरह शांत हो चुका था। इतनी उम्र में इतनी ताकत, उसका भविष्य असीमित है। ठीक है, शौर्य ने अनन्या से बात की और आदित्य कुलकर्णी की काली मर्सिडीज में बैठ गया। आदित्य कुलकर्णी ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की। एक ऐसे ताकतवर लड़के का सामना करना जो एक मुक्के में 3 गुरुओं को मार सकता है, उसे सावधान रहना पड़ता था। भले ही वो जवान हो, लेकिन उसमें बहुत खतरनाक मंशा थी। शहर के बीच से थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद काली मर्सिडीज एक गली में मुड़ी। आसपास बहुत शांति थी, बाहर की स्थिति से बिल्कुल अलग। परम गुरु को सचमुच जगह चुनना आता है। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखा और आखिरकार गाड़ी एक आंगन में घुसी। ऐसी जगहें ज्यादा नहीं हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है शौर्य, तो मैं तुम्हें एक दिलवा सकता हूँ, आदित्य कुलकर्णी ने उत्साह से कहा। शौर्य ने सिर हिलाया। छोड़ो, राजधानी की हवा बहुत खराब है। मुझे फिर भी मेरा निर्वाण एस्टेट ज्यादा पसंद है। आंगन में आदित्य कुलकर्णी शौर्य को आंगन में ले गया। आंगन में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मचेतना का हल्का सा निशान था, जिसने शौर्य की आंखें चमका दीं। कोई आश्चर्य नहीं कि परमगुरु यहाँ रहना चाहता था। संघ लीडर शौर्य, कृपया अंदर आएं। राठौर खानदान के 5 भाई इस बार सब मौजूद थे। उनके पिता ने कहा था तो वो कैसे नहीं आते। खासकर जब उन्हें पता चला कि शौर्य को दावत दी जा रही है, तो उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि माजरा क्या है। शौर्य ने अकेले यादव परिवार की पुरानी हवेली पर धावा बोला और 100 भाड़े के उस्ताद सैनिकों को आसानी से मार डाला। विशेषज्ञों ने कटे हुए सिरों की जांच और विश्लेषण के बाद तय किया कि वो तेज तलवारों से काटे गए थे और ये एक पल में हुआ। इससे साबित हो गया कि शौर्य कितना डरावना था। एक मुक्के में 3 गुरुओं को मारना। बाहर के लोग डिटेल्स नहीं जानते, लेकिन राठौर खानदान जानता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये पूरी तरह नरसंहार है। इस पर राठौर खानदान के 5 भाई कितने भी घमंडी क्यों न हो, वो शौर्य के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। केवल उनके पिता ही उसे सचमुच दबा सकते थे, और वो भी एक सवालिया निशान था। शौर्य बहुत ताकतवर है। संघ लीडर शौर्य, तुम आखिरकार आए। अश्विन सेनगुप्ता मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और शौर्य का स्वागत किया। जब परमगुरु ने बुलाया है तो मैं भला कैसे नहीं आता। बस रास्ता थोड़ा जाम था, हा हा हा, शौर्य ने हंसते हुए कहा। इंपीरियल कैपिटल का ट्रैफिक सचमुच सुधारने की जरूरत है। अश्विन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो, राजधानी में आने का मौका कम ही मिलता है। मैंने किसी से राजधानी के कुछ खास पकवान तैयार करवाए हैं। मुझे भी भूख लगी है, तो मैं मेहमान नवाजी स्वीकार करता हूँ। शौर्य मुस्कुराते हुए बैठ गया। अश्विन भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पुराने दोस्त को सालों बाद देखा हो। राठौर खानदान के 5 भाई बहुत उदास थे। उनसे छोटा एक लड़का उनके पिता के साथ बैठकर खाना खा सकता था और हंस बोल सकता था। अगर उसने अकेले यादव परिवार के 3 गुरुओं को नहीं मारा होता, तो कौन सोच सकता था कि वो कितना डरावना है। अश्विन ने जो खाना तैयार करवाया था वो स्वाद में अच्छा था और खाने के दौरान सब लोग हंस बोल रहे थे। लेकिन अश्विन के 5 बेटों के लिए ये मुश्किल समय था, क्योंकि पहली बार उन्हें खाना खाते हुए इतना असहज महसूस हुआ। चलो, बाहर टहलने चलते हैं। खाना खाने के बाद अश्विन खड़ा हुआ और न्योता दिया। खाने के बाद टहलना सेहत के लिए अच्छा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शौर्य ने अपना मुंह पोंछा और खड़ा हो गया। तो चलो। अश्विन बाहर चला। उसका हर कदम 5-6 मीटर का था। 3 कदमों के बाद परमगुरु अश्विन सेनगुप्ता आंगन से बाहर निकल चुका था। शौर्य परमगुरु अश्विन सेनगुप्ता के पीछे पीछे बाहर चला, एक आगे और दूसरा पीछे, और इस तरह वो आंगन से निकल गए। कितनी तेज गति है,
वो कितना भी तेज हो, शौर्य को हमारे पिता के सामने झुकना ही पड़ेगा। हाँ, वो कौन सा इंसान है? अगर उसे सारे खजाने और स्वर्ग भूमि दे दी जाए तो वो महागुरु की सीमा तक पहुंचकर क्या कर लेगा? मुझे बस उस लड़के से चिढ़ है, वो बाद में बहुत बुरा दिखेगा। शौर्य और अश्विन एक के बाद एक आंगन से निकल गए। अश्विन आराम से चल रहा था, इस तरह बाहर निकल रहा था, हर बार लंबी दूरी तय कर रहा था। वो जल्द ही गली से बाहर आ गया और उपनगरों की तरफ चला। व्यस्त सड़कों पर जीबे शंख कोई नहीं देखता था कि कोई गुजर रहा है, बस एक हल्की हवा सी महसूस होती थी। अध्याय 474। शौर्य और अश्विन एक के बाद एक सुनसान उपनगरों में पहुंच गए। पूरा प्रोसेस सिर्फ 20 मिनट में पूरा हुआ। ये गति इतनी थी कि एक शहर को पार करके उपनगरों तक जा सकते थे, करीब 150 से 160 मील। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मानव शरीर की सीमाओं से बाहर है। तुम्हारी स्टेमिना कमाल की है। दोनों लगभग एक साथ रुके। इस समय दोनों एक पहाड़ की चोटी पर थे। आसपास कुछ बिखरे हुए छोटे पेड़ थे जो रात की हवा में सरसराहट कर रहे थे। आज रात हवा तेज थी, लेकिन दोनों के कपड़े बिल्कुल सही थे और पूरी तरह व्यवस्थित। परमगुरु के लिए भी यही बात है। शौर्य अश्विन से थोड़ा दूर खड़ा था, चमचमाते इलाके को देख रहा था, जैसे पहाड़ों का नज़ारा ले रहा हो। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। अश्विन जानता था कि शौर्य बहुत ताकतवर है। रास्ते में उसने लगभग अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, बस ये देखने के लिए कि उसकी सीमा कहाँ है। शुरू से अंत तक शौर्य उसके पीछे पीछे रहा। जब से वो परमगुरु बना, कोई उसका पीछा नहीं कर पाया था। शौर्य, नया संघ लीडर, ने ये कर दिखाया। एक पल के लिए अश्विन को लगा कि वो बूढ़ा हो गया है। दुनिया अब युवा पीढ़ी के हाथ में थी। पहले जो उसका इरादा था कि शौर्य को दबा दे, वो अब खारिज हो गया। शुरुआत में अश्विन के मन में स्वार्थी मंशा थी, लेकिन इस बार के बाद वो स्वार्थ टूट गया और उसे भारत के भविष्य की उम्मीद दिखी। आखिरकार वो महागुरु के रास्ते पर ठहर गया था और महागुरु से शक्तिमान स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये अनजान था। हाँ, यहाँ का नज़ारा वाकई शानदार है, बिल्कुल तुम और मेरे जैसा। अश्विन ने दूर राजधानी को देखा। अब यहाँ कोई नहीं है। परमगुरु, जो कहना चाहते हो बोलो। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें दबा दूंगा? अश्विन ने कहा। एक योद्धा के तौर पर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मैंने यादव परिवार के 3 गुरुओं को मारने की हिम्मत की और मुझे घेराबंदी और नरसंहार का डर नहीं। अगर कोई आएगा तो मैं जितने आएंगे उतने मारूंगा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। एक परमगुरु के तौर पर अश्विन ने अनगिनत युवा जीनियस देखे थे, लेकिन उनके सामने शौर्य की तुलना में वो बहुत पीछे थे। तो मुझे दिखाओ। अश्विन ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ा। उस पल अश्विन का आभामंडल पूरी तरह बदल गया। एक परमगुरु का दबाव बाढ़ की तरह दबाने लगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देखना चाहता हूं कि परमगुरु कितना ताकतवर है। शौर्य जोर से हंसा और अपनी हथेली से आगे मारा। परमगुरु का दबाव टुकड़े टुकड़े हो गया और परमगुरु के चेहरे पर जा लगा। परमगुरु अश्विन सेनगुप्ता ने भी तेजी से रिएक्ट किया और अपने हाथ बदलकर हथेली की ताकत को रोका। धान्य धान्य धान्य। परमगुरु पीछे हटा और उसके पैरों तले पहाड़ ढह गया। परमगुरु, मेरी इस हथेली का क्या कहना? शौर्य मुस्कुराया और पास आया, एक के बाद एक हथेली मारता गया। फिर बवंडर उठे और परमगुरु की तरफ तेजी से बढ़े। जब से अश्विन परमगुरु बना, किसी ने उसे खतरे का एहसास नहीं कराया था, सिवाय पश्चिम के उन लोगों के। लेकिन इस पल उसे शौर्य की हथेली की तकनीक से वो खतरे का एहसास हुआ जो लंबे समय बाद महसूस हुआ। ये वाकई काबिल है। परमगुरु अश्विन सेनगुप्ता का आभामंडल फिर बदला और वो पीछे हटने लगा, शौर्य के साथ लड़ता हुआ। साथ ही उसने मनुष्य और प्रकृति की एकता को सक्रिय किया और हर जवाबी हमला शौर्य की कमजोर जगह पर जा रहा था। कमाल। शौर्य को सिर्फ पूरे शरीर में ताजगी का एहसास हुआ। भले ही उसने अपनी 50% से कम ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय मार्शल आर्ट सर्कल में वाकई बहुत कम लोग थे जो उसकी 50% ताकत का सामना कर सकते थे। शौर्य और अश्विन पहाड़ की चोटी से लेकर तलहटी तक लड़ते रहे। रास्ते में लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही थीं, चट्टानें टूट रही थीं और बड़े पेड़ गिर रहे थे। जहां भी वो गुजरे वहां तबाही मच गई। बस अब नहीं लड़ता। अश्विन हवा में उड़ा, हौंफते हुए। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे, चेहरा चोटों से नीला पड़ गया था, मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उसने शौर्य की तरफ हाथ हिलाए और कई बार खून खांसा। मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। शौर्य की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसका शरीर गंदा था, लेकिन ज्यादा खून नहीं बहा था। साफ था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं बेहतर था। परमगुरु अभी बूढ़े नहीं हुए। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लंबे समय बाद इतना अच्छा नहीं लगा। किसी ने मेरे लगातार हमलों को झेला ही नहीं। अश्विन को आखिरकार पता चला कि शौर्य कितना ताकतवर था। वो एक बड़ा सनकी था। देह सिद्ध गुरु शब्द पूरी तरह गलत था। इसे देह सिद्ध परमगुरु कहना चाहिए। शरीर इतना मजबूत था कि उसकी सच्ची ऊर्जा भी उसे फाड़ नहीं पाए।
तुमने मुझे लगभग मार ही डाला। अश्विन ने सिर हिलाया, तुम वाकई क्रूर थे। अगर इंसान क्रूर न हो तो वो टिक नहीं सकता। शौर्य हंसा, सही कहा। अश्विन ने सहमति में सिर हिलाया। अश्विन और शौर्य साथ में शहर के बीच वापस आए। जाने से पहले अश्विन ने शौर्य से कहा, अब भारत में 2 परम गुरु हैं, मैं राजधानी की रक्षा करूंगा। सूर्यनगर का जिम्मा तुम पर है। मुझे कुछ खबर मिली है कि पश्चिम के कई ताकतवर लोग हलचल में हैं। शायद नक्षत्र चंद्र रत्न सामने आने वाला है। मैं किसी को जानकारी भेजवाऊंगा। सूर्यनगर तुम्हारे हवाले है। परम गुरु के साथ लड़ाई के बाद शौर्य को अब उससे कोई शिकायत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, ये तो मामूली बात है, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा और चतुर्वेदी होटल में घुस गया। अश्विन फिर अपने आंगन में वापस आया। 5 बेटे इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनके पिता इस हालत में वापस आए तो सबके चेहरे बदल गए। वो पूरी तरह घायल दिख रहे थे। अगर ये खबर बाहर गई तो कोई विश्वास नहीं करेगा। पिता, आपको क्या हुआ? क्या ये शौर्य ने किया? हम तुरंत लोगों को लेकर उसे घेर कर खत्म कर देते हैं। 5 बेटे बहुत चिंतित थे। उनके पिता की मौजूदा स्थिति उनकी कल्पना से पूरी तरह अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ हो। क्या शौर्य वाकई इतना ताकतवर है? देखो, तुम लोग कैसे दिख रहे हो, रोते रहते हो। अश्विन ने ठंडी हंसी हंसी, आज से शौर्य से कोई पंगा नहीं लेना। वो ऐसा शख्स नहीं है जिससे तुम उलझ सको। ये शब्द 5 भाइयों को हैरान कर गए। पिता, वो बस एक गुरु है। वो कितना भी ताकतवर हो, क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है? संकेत राठौर को शौर्य से दिल में नफरत थी। वो इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकता था। अश्विन अपने 5 बेटों से बहुत निराश था। तुम लोग मुझे निराश करते हो। मेरे जैसे 5 बेटे कैसे हो सकते हैं? अश्विन ने ठंडी हंसी हंसी, क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण महागुरु मुझ पर इतनी छोटी चोट लगा सकता है? और किसने कहा कि वो महागुरु है? वो एक असली देह सिद्ध परम गुरु है। देह सिद्ध परम गुरु। अब वो पूरी तरह शांत हो गए। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो महागुरु से भी ज्यादा ताकतवर है? उनके दिल में ठंडक सी दौड़ गई और माथे पर पसीना आ गया। अगर उस समय वो मारे गए होते वो तुरंत डर गए। बस इतना याद रखो कि वो एक देह सिद्ध परम गुरु है। अगर किसी ने ये बात बाहर फैलाई तो तुम्हें साधारण इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। अश्विन अपने कमरे में चला गया, अपने 5 बेटों को एक दूसरे को हैरानी से देखता छोड़कर। अध्याय 475। जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया के मौजूदा लीडर शौर्य राठौर ने यादव परिवार को तहस नहस किया और यादव परिवार के 3 गुरुओं को मार डाला तो बहुत बड़ा हंगामा मच गया। सबको लगा कि परम गुरु कार्रवाई करेगा। कोई भी मार्शल आर्ट्स लीडर कभी भी परम गुरु पर हमला नहीं करता। भारत के लिए कोई भी ताकतवर गुरु कीमती है। एक बार में 3 गुरुओं की मौत, जिसमें एक काला शक्ति स्तर योद्धा भी शामिल था, कोई भी हो, ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन जब सबको लगा कि परम गुरु कार्रवाई करेगा तो एक अनपेक्षित दृश्य हुआ। इतनी बड़ी घटना के लिए परम गुरु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि यादव परिवार के बारे में कई नकारात्मक खबरें आईं। एक पल के लिए सब हैरान थे। ये वाकई हैरान करने वाला था कि परम गुरु ने शौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पल सबको एहसास हुआ कि शौर्य वाकई रातों रात बहुत ऊंचा उठ गया। परम गुरु ने एक शब्द भी नहीं कहा और जो परिवार मजाक देखने की तैयारी में थे उनके पास अब कोई इरादा नहीं बचा। शौर्य को इन चीज़ों की ज्यादा परवाह नहीं थी। परम गुरु के साथ लड़ाई के बाद शौर्य ने कुछ चीजें संभालीं। हबी, मैं राजधानी में एक कलारी केंद्र खोलना चाहती हूँ। उस रात अनन्या नायर शौर्य की छाती पर लेटी और बात कर रही थी। शौर्य बहुत हैरान हुआ, तुम एक कलारी केंद्र खोलना चाहती हो? राजधानी में? अनन्या ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं सचमुच राजधानी में एक कलारी केंद्र खोलना चाहती हूँ। आखिरकार मैं अब एक काला शक्ति स्तर योद्धा हूँ। मेरे दादाजी इसकी देखरेख करेंगे और मेरा एक ताकतवर हस्बैंड है। कौन मुझे इज्जत न देगा? शौर्य ने अनन्या की नाक खींची और कहा, तुम्हें वाकई अच्छा सोचना आता है। राजधानी में एक कलारी केंद्र खोलना वाकई मुमकिन है। जैसे कि पहले यादव परिवार का कलारी केंद्र, वो काफी अच्छा था। एक चटाक की आवाज के साथ अनन्या ने शौर्य को चूमा। हबी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं आदित्य कुलकर्णी से बात करूंगा और ये मामला सेट हो जाएगा। शौर्य ने अपना फोन निकाला और आदित्य कुलकर्णी को कॉल किया। मुझे यादव परिवार के कलारी केंद्र में काफी इंटरेस्ट है। ये झंझट ले लो। अनन्या को यादव परिवार के कलारी केंद्र के बारे में पता था, जो बहुत बड़ा इलाका कवर करता था। अगर वो इंद्रप्रस्थ में होता तो एक टॉप नॉच कलारी केंद्र होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल से सुलझ जाएगा। कलारी केंद्र तुम्हारे लिए तैयार है। बस अगर तुम आज रात मुझे अच्छे से खुश कर दो तो मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। शौर्य मुस्कुराया। अब उसके पास बहुत प्रतिष्ठा थी और वो एक महागुरु अपग्रेड सर्टिफिकेट के लिए एक्सचेंज कर सकता था, जो उसे एक कदम में महागुरु स्तर तक पहुंचा देगा। अगर ये उसकी अपनी औरत न होती तो शौर्य इसे निकालने की जहमत नहीं उठाता।
हनी, मैंने कुछ नए पोजीशन सीखे हैं, तुम आकर ट्राई करो। अनन्या शर्मा गई। संघ लीडर शौर्य, मेरे पिता ने मुझे ये देने को कहा। इस समय संकेत राठौर सम्मान से शौर्य के सामने खड़ा था। मुझसे छोटा ये लड़का वाकई एक देहसिद्ध परम गुरु है। अगर मेरे पिता ने नहीं बताया होता तो कोई विश्वास नहीं करता। वो मेरे पिता से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या ये नक्षत्र चंद्र रत्न की जानकारी है? शौर्य को अभी भी याद था कि परमगुरु ने जाने से पहले क्या कहा था। संघ लीडर, ये वाकई नक्षत्र चंद्र रत्न की जानकारी है। संकेत ने कहा, मुझे नक्षत्र चंद्र रत्न की उत्पत्ति के बारे में बताओ। शौर्य सोफे पर आराम से लेटा था। उसे ये जानने में काफी इंटरेस्ट था। जब से वो वापस आया, शौर्य को वाकई धरती के खजानों की ज्यादा परवाह नहीं थी, खासकर इनविंसिबल सिस्टम के साथ। उसमें मौजूद खजाने सिर्फ प्रतिष्ठा और पॉइंट्स की जरूरत रखते थे। नक्षत्र चंद्र रत्न एक खास एनर्जी ब्लॉक है। कोई नहीं जानता कि ये कैसे सामने आया, लेकिन नक्षत्र चंद्र रत्न में एक ताकतवर खास एनर्जी होती है जो लोगों को एक कदम में सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकती है। काला शक्ति स्तर वाले लोग महागुरु स्तर तक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और महागुरु स्तर वाले कई छोटे स्तरों को लगातार पार कर सकते हैं और यहां तक कि महागुरु स्तर वाले शक्तिमान स्तर तक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जब संकेत ने ये कहा तो उसकी सांस तेज हो गई। हर बार जब नक्षत्र चंद्र रत्न सामने आता है तो खूनी लड़ाई मच जाती है। पिछली बार 3 साल पहले थी जब हमारे देश में एक नक्षत्र चंद्र रत्न सामने आया था और आखिरकार उसे पश्चिमी नाइट्स ने छीन लिया था। वरना भारत में एक और ताकतवर परम गुरु होता। शौर्य को ये काफी दिलचस्प लगा। भारत में वाकई ऐसी चीज है, मुझे जानकारी दो। शौर्य देखना चाहता था कि नक्षत्र चंद्र रत्न कैसा दिखता है। ये सुनने में अमृत सरोवर जैसा लग रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्नत लगता था। एक फाइल बैग शौर्य के हाथ में आया और उसने उसमें से कुछ निकाला। सबसे ऊपर फोटोज का ढेर था जो सब नक्षत्र चंद्र रत्न की शक्ल के बारे में थे। अरे ये चीज! जब उसने नक्षत्र चंद्र रत्न देखा तो शौर्य की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये चीज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। वो नक्षत्र चंद्र सम्राट मरा नहीं है और उसने ये चीज बनाई। क्या वो फिर से शिष्य चुनना चाहता है? शौर्य कभी नहीं सोच सकता था कि ये चीज भारत में सामने आएगी। ये चाहे जैसे भी देखो अविश्वसनीय लगता था। रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शौर्य ने ध्यान से देखा और फिर भौहें सिकोड़ लीं। मुझे नक्षत्र चंद्र रत्न के बारे में पता है, तुम जा सकते हो, शौर्य ने कहा। संकेत ने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और बस मुड़कर चला गया। उनके जाने के बाद शौर्य की नज़रें अभी भी नक्षत्र चंद्र रत्न पर थीं। अगर ये नक्षत्र चंद्र सम्राट नहीं है तो लगता है कि धरती इतनी साधारण नहीं है। इस नक्षत्र चंद्र रत्न का सामने आना दिलचस्प है। हबी, मैं अब एक महागुरु हूँ। अनन्या ने अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा के निशान महसूस किए और उसका दिमाग खाली हो गया। हाँ, ये गिफ्ट कैसा है? संतुष्ट हो? शौर्य ने अनन्या को मुस्कुराते हुए देखा। ज्यादातर लोग तो बस इसकी जलन ही कर सकते हैं। थैंक यू हस्बैंड। अनन्या दौड़कर आए और शौर्य को जोर से चूमा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर कई स्ट्रॉबेरी मार्क्स बन गए। तुम अभी अभी महागुरु बनी हो और तुम्हारे शरीर में सच्ची ऊर्जा अभी पूरी तरह नहीं बही है। बचे हुए समय में तुम्हें सच्ची ऊर्जा को अच्छे से समझना होगा। जहां तक महागुरु की ताकत का सवाल है, उसे धीरे धीरे दिखाना। जल्दी मत करो, जरूरी न हो तो पूरी ताकत मत लगाना। शौर्य ने सच्ची ऊर्जा के इस्तेमाल के बारे में बात की। ये एक हथेली तकनीक है और सच्ची ऊर्जा को संक्षेप करने की एक विधि भी है। पहले इसे याद कर लो। शौर्य ने कई स्किल्स में महारत हासिल की थी। अनन्या फिर से हैरान हुई, खासकर सच्ची ऊर्जा को संक्षेप करने की विधि, जो एक फर्स्ट क्लास स्किल थी। हबी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो किसके लिए होगा? शौर्य ने अनन्या को गले लगाया। चूंकि अनन्या एक कलारी केंद्र खोलना चाहती थी, शौर्य स्वाभाविक रूप से कंजूसी नहीं करता और उसने सीधे महागुरु अपग्रेड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया ताकि वो एक कदम में टॉप पर पहुंच जाए। बाकी अब उस पर था। अगर कोई उसकी औरत पर नज़र डालने की हिम्मत करता तो शौर्य को यकीन था कि वो बहुत बुरा मरेगा। खासकर सच्ची ऊर्जा को रिफाइन करने की विधि सीखने के बाद एक जूनियर महागुरु के लिए सीनियर महागुरु से लड़ना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि सच्ची ऊर्जा की क्वालिटी अलग थी। जब वो महागुरु संघ में था, शौर्य ने नोटिस किया था कि इन महागुरुओं की सच्ची ऊर्जा की क्वालिटी बहुत खराब थी। उनके पास सच्ची ऊर्जा को संक्षेप करने की लगभग कोई विधि नहीं थी, और अगर थी भी तो वो सिर्फ दिखावटी थी, प्रैक्टिकल नहीं। एक बार अनन्या ने इसे सीख लिया तो वो एक पंखों वाली शेरनी की तरह होगी और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। शौर्य ने अनन्या को 3 और दिन गाइड किया और उसने सच्ची ऊर्जा के संक्षेपण में शुरुआती महारत हासिल कर ली। बाकी को बस समय चाहिए था। उसे यकीन था कि अनन्या उसे निराश नहीं करेगी। कलारी केंद्र के बारे में तुम आदित्य कुलकर्णी से कांटेक्ट कर सकती हो, वो खुशी खुशी तुम्हारी मदद करेगा। एयरपोर्ट, अनन्या नायर और सिद्धांत झा साथ में उसे छोड़ने आए।